प्रणाम। राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक अकल्ट में आपका स्वागत है। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालें। फिर पहली हाउस में जो भी प्लैनेट आता है उसे देखें। अगर वहां पर नंबर 1 लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपका चंद्र साइन भी मेष में है तो भी ये वीडियो आप पे लागू होगा। देखिए, ये आपका चार्ट होता है जिसमें से कि ये पहला घर है। उसमें यहाँ अगर 1 लिखा है तो आप मेष लग्न के हैं। तो अब ये कैसे जाने कि मेष लग्न वालों की क्या पर्सनैलिटी होती है। मेष लग्न के सिंबल्स को आप देखिए, उसमें एक मेढ़ा है जिसके कि बड़े बड़े 2-2 सिंग है। मतलब अगर उससे कोई भी लड़ने जाए तो वो अपने सिंघों से, अपने चेहरे, अपने भारी भरकम पर्सनैलिटी से किसी को भी हरा देगा। इसका अर्थ है जो भी मेष लग्न वाले होते हैं बहुत ही हेड स्ट्रांग होते हैं। उनका चेहरे में एक अलग सी तेज होती है, स्ट्रांग सा उनका फेस होता है, उस पे एक अलग निशान भी हो सकता है। उनको देख करके ही कोई समझ जाएंगे कि इनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। इनके बोलने का तरीका ऐसा होता है जो चाहिए वो स्पष्ट बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, जिससे कि कई लोग इनसे दोस्ती नहीं भी करते क्योंकि उन्हें बुरा लग जाता है। ये उस तरीके के नहीं होंगे कि मन में कुछ और होगा, ऊपर कुछ और बोलेंगे, जो मन में आएगा मुंह पे बोल देंगे और बाद में ये सोचते हैं कि लोग हमसे क्यों नाराज हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनकी क्या गलती है। ओवरऑल मेष लग्न वालों से लोग थोड़े डरते भी हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही सीरियस सा नेचर रहता है और वो हमेशा लड़ने को भी तैयार रहते हैं क्योंकि मेष मंगल का राशि है। तो इनके अंदर फिजिकल एनर्जी बहुत होती है, एग्रेसिवनेस बहुत होती है। और अगर तीनों फायर साइन को हम देखें, जैसे कि मेष, सिंह या धनु, इस तीनों में सबसे ज्यादा जल्दी गुस्सा करने वाले मेष ही है। उससे थोड़ा कम सिंह में रहेगा और धनु का गुस्सा पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब जरूरत आए तो वो भी भड़क सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह होते हैं। और मेष वाले एक एक्टिव ज्वालामुखी की तरह होते हैं जो कभी भी फटते रहते हैं। इसलिए इन्हें अपने एनर्जी को सही तरफ यूटिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया तो इन्हें बेकार का गुस्सा आता रहेगा, दूसरों से लड़ते रहेंगे। इसलिए इनके लाइफ में कोई ना कोई एम होना बहुत जरूरी है और उसके प्रति इन्हें अपना सारा एनर्जी लगाने की जरूरत है। पर ये लोग ऐसा ही काम करना पसंद करेंगे जो कि तुरंत हो सके। जैसे इन्होंने काम करना शुरू किया, उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। शुरू किया इन्होंने, काम करते ही तुरंत तुरंत रिजल्ट आना शुरू हो जाए, तभी जाकर के ये कर पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा काम है जिसमें कि बहुत टाइम लगे, पेशेंस लगे, वेट करना पड़े, तो वैसा काम मेष के लिए नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट तो वृषभ है क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक पेशेंस होता है। जिस इसी तरीके से अगर कोई गेम भी खेलना हो तो मेष वालों को ऐसा गेम पसंद होगा जो कि तुरंत तुरंत एनर्जी के साथ खेला जा सके। जैसे फुटबॉल होगा, उसमें पूरी एनर्जी लगती है तो वो इन्हें अच्छा लगेगा। फिर इन्हें शतरंज खेलने दे दे तो फिर ये उसे पसंद नहीं करेंगी क्योंकि उसमें बैठना है, सोचना है। उतना इन्हें अपना सोच करके टाइम वेस्ट, इन्हें ऐसा लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है। जिस तरीके से इनके मंगल के जो लॉर्ड है हनुमान जी, उसी का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो जब इन्हें संजीवनी बूटी लानी थी तब उन्हें जब ये समझ नहीं आया कि कौन सा पौधा संजीवनी का है, तब उन्होंने सोचने पे समय बर्बाद नहीं किया, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। उसी तरीके से ये लोग किसी भी चीज में अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, सीधे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस काम को तुरंत खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इन्हें चाहिए कि इस एनर्जी को एक सही तरीका मिले, सही डायरेक्शन मिले। तो अगर कोई ऐसा है जो इनके लाइफ में इन्हें सही गाइडेंस दे रहा है तो ये अपनी एनर्जी को सही तरफ ले जा सकते हैं और सही तरीके से यूटिलाइज करके कोई लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। बट अगर इन्हें सही गाइडेंस ना मिले तब ये एनर्जी को गलत तरीके से यूटिलाइज करके लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, इस तरीके की एक्टिविटी में भी पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि इनकी एनर्जी को एक सही तरीके से ले जाया जाए, इनके लाइफ में कोई एम तैयार किया जाए या फिर ये खुद ही अपनी लाइफ में कोई एम बनाए, उसके प्रति अपना सारी एनर्जी को लगाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये कुछ बहुत बड़ा हासिल कर पाएंगे। और मेष राशि में सूर्य खुद उच्च के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता के अंदर डिसिप्लिन है, तो वो मंगल की एनर्जी को काबू कर सकते हैं।
वो उसे सही तरफ लगाते हैं, सही डायरेक्शन में लगाते हैं और फिर जो भी ये लोग करते हैं उसमें सक्सेस होने का चांस बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है। मेष के अंदर मैं की भावना अधिक होती है क्योंकि ये पहली राशि है। जब इंसान का जन्म होता ही है तो वो अपने आप को पहचानता रहता है, इसीलिए ये लोग ज्यादा सोचेंगे मैं। इनके अंदर अहम भी होने का चांस रहता है। इसीलिए इनकी ऑपोजिट राशि जो इन्हें बैलेंस करती है वो लिब्रा है, जो कि खुद ही बैलेंस की राशि कही जाती है। वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में अधिक सोचती है और मेष राशि अपने बारे में अधिक सोचते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। मेष राशि वालों को आप कोई भी एडवाइस देंगे तो ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हें कोई भी एडवाइस बहुत ही प्यार से देना पड़ता है, ऐसे जैसे कि किसी मीठी चीनी की चाशनी में घोल करके इन्हें एडवाइस दे तब जा करके ये मानते हैं। इन्हें ऑर्डर्स तो बिल्कुल ना दे, ये ऑर्डर्स को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लाइफ में समझौते करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें चाहिए कि हर चीज सही तरीके से इनके अनुसार हो। इन्हें जो चाहिए वो उस चीज के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। भले ही मिलने के बाद इन्हें ऐसा फील हो कि इस चीज की उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये अधिक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि कोई बात नहीं इसे छोड़ देते। वो इनका नेचर नहीं है। ये अपनी पूरी जान लगा के जो भी चाहिए उसे पाके रहते हैं। आज हम लोग पहले नक्षत्र यानी कि अश्विनी नक्षत्र की चर्चा करेंगे। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के अंदर आता है 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर। इसका सिंबल एक घोड़े का सिर होता है और आसमान में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक घोड़े के सिर की तरह ही दिखाई देगा। ये सबसे पहला नक्षत्र है, इसलिए इसका काम है आपकी आत्मा को धरती पे लाना। ये उस समय को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिस वक्त आपकी आत्मा अपने लिए एक अच्छी परिवार की तलाश कर रही होती है। पुराने समय में प्रेगनेंसी से पहले पति पत्नी मिल करके एक अनुष्ठान करते थे जिसे कि संतान अनुष्ठान कहा जाता है, ताकि वो एक अच्छे सोल को अपने घर में अट्रैक्ट कर पाए। एक नोबल सोल भी अपने लिए एक अच्छी परिवार ढूंढती रहती है और कुछ सोल धरती पे आकर के अपने पुराने कर्ज को चुकाने या फिर आपसे पुराना कर्ज लेने आपके परिवार में आती है। और कुछ ऐसे सोल भी होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म के रूप में आना होता है और फिर उनका जन्म लेना नहीं होता। इसके लॉर्ड खुद केतु देव होते हैं। इसलिए अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके से दिक्कत हो रही है, जैसे कि आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुका है, यूट्रस में इशू हो रहा है जिस वजह से कोई संतान नहीं आ पा रहा है, तो इसका कारण केतु हो सकता है। इसमें जिस जानवर को रिप्रेजेंट किया गया है वो खुद घोड़े हैं। इनके देवता भी अश्विनी कुमार हैं, बर्ड, स्वैन, और जो ट्री इनको रिप्रेजेंट करता है वो है पॉइजन नेट ट्री, क्योंकि केतु ब्रेक्स या कट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके चार्ट में जहां पर भी अश्विनी नक्षत्र हो वहां ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज पाने में या फिर उस चीज से रिलेटेड कुछ न कुछ ब्रेक्स आपके लाइफ में आए होंगे। जैसे अगर वो आपके 10th हाउस में आ जाए तो जॉब के रिलेटेड आपको दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, इसीलिए अश्विनी में जन्मे हुए जातकों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अभी इस धरती पे आई ही है। इसलिए उन्हें इस जन्म में बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस को गेन करना होगा, जिसके लिए उनके साथ बहुत सारे अच्छे और बुरे हर तरीके की घटनाएं होंगी। जी, अगर आपका वेनस अश्विनी नक्षत्र में आ जाए तो रिलेशनशिप में आपको जो है पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए आपकी आत्मा को एक सही पार्टनर ढूंढने में बहुत दिक्कत आने वाली है। सन इस नक्षत्र में एग्जॉल्ट करता है क्योंकि वो यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। नेटिव किसी भी तरीके से पहले से कुछ सोच करके नहीं रहता और वो बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से दुनिया को देखता है, कभी भी किसी का साइड्स नहीं लेता, मतलब बिल्कुल फेयर जजमेंट करने के लिए तैयार रहता है। साथ ही उनके अंदर डिसिप्लिन भी बहुत अधिक होता है। अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों के अंदर अश्व के गुण होते हैं, जैसे कि वो लोग कोई भी काम जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, क्योंकि घोड़े भी तेजी तेजी से ही चलते हैं या दौड़ते हैं। उनके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, जैसे घोड़े के होते हैं लंबे, इस तरीके से उनके बाल भी अच्छे हो सकते हैं। अच्छे लीडर हो सकते हैं। और जैसे पहले के समय में घोड़े सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों के पास ही होते थे, जैसे कि राजा के पास या फिर उनके मैसेंजर, या सेना में भी जो इम्पोर्टेंट पद पे होते थे उन्हीं के पास घोड़े होते थे। अभी भी जो है शादियों में घोड़ों का यूज होता है, जैसे कि दूल्हा घोड़े पे बैठ करके आता है, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना रहता है। इसलिए जो भी प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में बैठ जाए वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है आपके चार्ट में, वो हर किसी को दिखता है। एग्जाम्पल, अगर सन अश्विनी में आ जाए, सन आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि आपके फादर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। अश्विनी वाले लोग
हीलिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर सैटर्न और मार्स जैसे प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में आ जाए तो ऐसे लोग अच्छे बॉक्सर भी हो सकते हैं, क्योंकि अश्विनी वाले लोगों के अंदर ताकत बहुत होता है, एनर्जी बहुत होता है, इन्हें लोगों की मदद करना पसंद है। और क्योंकि जैसे आत्मा जब धरती पे आ रही होती है तब वो बहुत ही पिकी होती है, वो चूज करती रहती है फैमिली की, ये फैमिली जाना है या वो फैमिली। इसीलिए अश्विनी वाले नेटिव भी अपने लाइफ में बहुत पिकी होते हैं। जैसे अगर आपके जॉब के हाउस में अश्विनी आ जाए तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते रहते कि आपको कौन से जॉब में जाना है, या अगर 7th में आ जाए तो अपने पार्टनर को लेकर के आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए। अगर ये लोग शॉपिंग के लिए भी जाए तो वहां पर भी सही से फैसला नहीं ले पाते हैं कि ये क्या खरीदना है। और माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार अश्विनी कुमार सूर्य देवता के पुत्र थे। सूर्य देव की पत्नी अपने पति के तेज से परेशान होकर के उनको छोड़ के वो बाहर चली गई तपस्या करने के लिए, और फिर बाद में जब सूर्य देव को इस बात का अंदाजा लगा तब वो अपनी पत्नी को ढूंढने निकले। जब वो उनसे मिले उस समय में वो एक घोड़े के रूप में थी, इसीलिए इन्होंने भी घोड़े का रूप अपनाया और उसके बाद ही अश्विनी कुमार पैदा हुए। और अश्विनी कुमार के अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि अश्विनी नेटिव्स को भी अपने सुपीरियर या फादर, बॉसेस, इनसे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और जैसे अश्विनी कुमार तब पैदा हुए थे जब सूर्य देवता और उनकी पत्नी दोनों अलग हो गए थे और फिर बाद में मिले थे, तो ऐसा हो सकता है कि अश्विनी वाले जातक जिस घर में पैदा हो उससे पहले पति पत्नी के बीच थोड़ा झगड़ा अधिक बढ़ गया हो, शादी टूटने जैसी नौबत हो गई हो, या बस रिश्ता खराब चल रहा हो। उस वक्त अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जन्मते हैं और रिश्ते को सुधारते हैं। अश्विनी या घोड़े बहुत फास्ट होते हैं, तो ऐसे लोग ऐसे काम भी कर सकते हैं जो बहुत ही तेजी से या इमरजेंसी वाले काम हो, जैसे कि फायर फाइटर या फिर एम्बुलेंस वाले ये लोग बन सकते हैं, क्योंकि जो काम ने जल्दबाजी करनी हो वो ये लोग कर सकते हैं। नहीं तो ये लोग अच्छे डॉक्टर्स, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं, कि अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है। साथ ही साथ क्योंकि ये घोड़ों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोगों को जानवरों से भी प्रेम हो सकता है, घोड़ों से, कैटल से, और साथ ही साथ इन्हें पौधे लगाना भी बहुत पसंद होगा। और क्योंकि अश्विनी नक्षत्र को एक ट्विंस के द्वारा दिखाया गया है, इसीलिए अश्विनी वाले जातक चाहे तो ट्विंस हो सकते हैं, या फिर कोई न कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता हो, वैसा उनके आसपास कोई हो सकता है। इनके नेचर में बस इनका शॉर्ट टेम्पर होना थोड़ा दिक्कत का है, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये लोग मोस्टली दिखने में सुंदर होंगे, यंग होंगे, जल्दी एक्शन लेने वाले, जल्दी काम करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले और हम्बल हो सकते हैं। अश्विनी नेटिव के लिए गणेश जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है, या फिर किसी भी प्रकार से अगर आपका अश्विनी नक्षत्र आपके चार्ट में है और सही से काम नहीं कर रहा है तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिसका भी चंद्रमा अश्विनी के नक्षत्र में आ जाए वो लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं, या अच्छे एस्ट्रोलॉजर या साधक हो सकते हैं। अगर आपके 5th लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में चले जाए और 5th हाउस आपके संतान का भी घर है, तो इसका अर्थ है कि आपको ट्विन संतान हो सकते हैं। और क्योंकि अश्विनी फर्स्ट हाउस या फिर पहले राशि को दिखलाती है, इस वीडियो के लास्ट में हम फर्स्ट हाउस की वीडियो डाल देंगे, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या नेचर आ सकता है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र के मेल हैं तो आपका चेहरे में एक बड़ा सा फोरहेड होगा, चेहरा दिखने में काफी सुंदर होगा, बाल भी आपके अच्छे हो सकते हैं, खूबसूरत आंखें होंगी, आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे और एक अच्छे हीलर होंगे। अगर आप एक फीमेल हैं जो कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर आती हैं तो आपकी बोली बहुत अच्छी हो सकती है, बाल बहुत ही लंबे खूबसूरत हो सकते हैं, आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं, आपको सोशल वर्क करना, दूसरों की मदद करना ये अच्छा लगेगा। चेहरे में मोस्ट ऑफ द थिंग डुअलिटी में होती है, जैसे कि 2 आंख, 2 नोस्ट्रिल्स, 2 कान। इसी वजह से जो है अश्विनी नक्षत्र में एक चेहरे को रिप्रेजेंट किया गया है। कुश, नकुल सहदेव, महादेव पार्वती, सुख दुख, डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, हाई टाइड एंड लो टाइड, ये सब कुछ अश्विनी के अंदर आते हैं। अगर आप महाभारत में देखेंगे तो नकुल और सहदेव ये दोनों तो अश्विनी कुमार के ही पुत्र थे, जिसमें कि नकुल सबसे खूबसूरत थे और सहदेव सबसे अधिक इंटेलिजेंट। जब उन्हें 1 साल तक अज्ञातवास में छिपना था उस वक्त इन दोनों ने हॉर्स और कैटल्स के बीच में ही अपना अज्ञातवास बिताया। जैसे नकुल ने घोड़े की सेवा में और सहदेव ने गाय की सेवा में अपना समय बिताया था। नकुल तलवार चलाने में भी बहुत एक्सपर्ट थे और घोड़ा राइड करने में भी। सहदेव एक्स चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे, साथ ही वेद पुराणों का भी इन्हें बहुत आइडिया था। इन सारे गुणों को आप अश्विनी नक्षत्र के जातकों में भी पा सकते हैं।
अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हीलिंग थेरेपीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली जो कि लाइट और साउंड से रिलेटेड हो। ये काफी रॉयल नक्षत्र है, क्योंकि घोड़े पहले सिर्फ रॉयल लोगों के पास, इंपॉर्टेंट लोगों के पास ही होता था। इसीलिए बहुत सारे रॉयल पर्सनैलिटीज इस नक्षत्र में जन्म ले सकते हैं। अश्विनी एक शुरुआत की एनर्जी है, इसलिए कोई भी चीज जो शुरुआत की जाती है, जैसे कोई नया स्टार्टअप, ये सब भी अश्विनी द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और मोस्टली बहुत सारे स्टार्टअप में दो लोग मिलकर के शुरू करते हैं एक पार्टनर की तरह, तो वो भी एक डुअलिटी को दिखा रहा है, जो कि अश्विनी नक्षत्र के ही कारक है। तो एट लास्ट अश्विनी वाले लोग बहुत ही तेज होते हैं, अपना काम में आलस नहीं दिखाएंगे, एक हीलर होंगे, लोगों की हेल्प करने बहुत आगे होंगे, जानवरों की मदद करेंगे। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू। प्रणाम, राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक अकल्ट में आपका स्वागत है। हमने पहले ही अश्विनी नक्षत्र पे चर्चा किया हुआ है। अब हम लोग अश्विनी नक्षत्र के ही सब पार्ट में जाएंगे, मतलब उनके पदार्थ में। अश्विनी के अंदर 4 पदार्थ आते हैं, जो कि इक्वल भाग में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से कि पहला पदार्थ खुद मार्स के ही नववांश में आता है। मतलब अगर अश्विनी आपके लग्न में आता है तो D1 में भी इनके फर्स्ट हाउस में मार्स होता है और D9 में भी फर्स्ट हाउस में मार्स ही होता है। अर्थात मार्स के गुण आपके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ये 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आता है। इसमें मार्स वर्गोत्तम हो जाता है। अगर इन लोग के बॉडी टाइप की बात करें तो ये लोग काफी फिट हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मार्स के गुण बहुत है, तो ये लोग फिजिकली एक्सरसाइज करने में बहुत आगे होंगे, इसलिए ये ज्यादा मोटे नहीं होंगे। चेहरा थोड़ा ओवल हो सकता है, बड़ा चेहरा हो सकता है इनका, थोड़ी सी यहाँ ठुड्डी पे इनके दाढ़ी हो सकती है। अपने दाढ़ी का अच्छी तरीके से ख्याल ना रखे, ऐसा चांस है। और ये लोग काफी हाई अचीवर्स होते हैं, इन्हें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना होता है, एक्शन भी ये जल्दी लेंगे, रिस्क टेकर्स भी होते हैं। जनरली इनकी हेल्थ काफी अच्छी होती है। इनके अंदर एरिस के सारे ही गुण काफी बढ़ के आ जाते हैं। हमने एरिस राशि पे पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में भी दे देंगे और ऊपर आई बटन में भी दे देंगे। वही सारे गुण इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में आ जाते हैं। यहाँ सूर्य देव एग्जॉल्ट कर जाते हैं, इस वजह से इनके बाल काफी छोटे छोटे हो सकते हैं। और ये लोग कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगे, खुद ही लीड करना पसंद करेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, इसलिए जल्दी ऑर्डर्स ले नहीं सकते हैं। इन्हें धन अच्छे तरीके से कमाना आता है और इसमें ये लोग बिल्कुल आलस भी नहीं करने वाले हैं। अपने लाइफ के स्टार्टिंग में थोड़ा इन्हें दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाद में जाके इनकी लाइफ काफी अच्छी हो सकती है। फर्स्ट पदा धर्म का होगा। धर्म मतलब इन्हें अपना कर्तव्य सही से निभाना होता है, और कहीं पर भी अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो इन्हें उसके लिए स्टैंड लेना होता है। दूसरों की मदद के लिए इन्हें आगे बढ़ना है। किसी भी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उन्हें ये चीज फॉलो करना होगा, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, या फिर खुद ही रूल्स बनाना होगा। ये लोग ऐसे ही रूल तोड़ नहीं सकते, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपने लाइफ में पावर, पोजीशन सब कुछ हासिल होगा, बट थोड़ा संघर्ष के बाद इन्हें काफी ह्यूज नेम, फेम, सक्सेस मिल सकता है। ये लोग अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स भी हो सकते हैं, और क्योंकि इनके अंदर एरिस के गुण बहुत ज्यादा है तो ये लोग फाइटर्स भी हो सकते हैं, बाइक राइड करने में बहुत अच्छे होंगे, कभी भी इनिशिएटिव लेने के लिए ये पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी नया शुरुआत ये लोग कर सकते हैं। सैटर्न यहाँ पे डेबिलिटेटेड स्टेट में होता है, इसी वजह से शुरुआत में इन्हें कोई भी जॉब या बिजनेस इसमें दिक्कत आती है, पर बाद में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली इनका जन्म अच्छे परिवार में होता है, नेम, फेम, सक्सेस इनके परिवार के पास भी रहता है, और नहीं तो इनके पास तो जरूर आ जाता है। इसलिए अगर ये अपने धर्म को सही से निभाए तब इनके पास अच्छा सक्सेस जरूर आएगा। अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो आप कैसे होंगे? आपको रिस्क लेना बहुत पसंद है, एडवेंचरर पर्सनैलिटी आपका, आपको बाइक चलाना तेजी से बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करने से आप कहीं पीछे नहीं हटते, भले वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। हील करना आपका नेचर है, क्योंकि अश्विनी कुमार तो देवताओं के भी फिजिशियंस थे, काफी कॉम्पिटिटिव नेचर है आपके अंदर, इसलिए अगर आप चाहें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आपके अंदर टेक्निकल नेचर भी है, मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग किया
या फिर किसी भी तरीके के टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़े तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। एक रियल मार्शियल एनर्जी है आपके अंदर, और क्योंकि आपका D1 D9 सब सिमिलर ही है तो आप जिंदगी भर एक तरीके के ही थॉट पैटर्न पे चलेंगे। आप लाइफ लॉन्ग कॉम्पिटिटिव नेचर के रहेंगे। दुनिया के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, आप एक अच्छे फायर फाइटर हो सकते हैं, बॉक्सर हो सकते हैं। थोड़ा दिमाग आपका ज्यादा गर्म रहता है, मन को शांत रखने की जरूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की, और अपने अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी को फिजिकल एक्सरसाइजेस के द्वारा बाहर निकालने की जरूरत है। अगर ये काफी मेलिफिक हो जाए तो हो सकता है कि आप बिना कारण का झगड़ा करते हो। इन्हें जरूरत है खुद को समझने की। ये लोग मोस्टली कोई भी एक्शन लेने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है, इसलिए इन्हें जरूरत है पहले खुद को समझने की, पहचानने की। अगर हम कर्म विपाक संहिता के अनुसार ये देखें कि इन्होंने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया होगा जिस वजह से इन्हें कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए हमें एक स्टोरी देखनी होगी। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला ब्राह्मण व्यक्ति था जिसे कि हर तरीके के वेद पुराण का नॉलेज था। उसने एक क्षत्रिय स्त्री से शादी किया, पर उस स्त्री का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके एक पुत्र थे जिसका नाम नरहरि था। नरहरि वेद पाठों का पठन नहीं करता था और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता था। साथ ही उसके संबंध कई स्त्रियों के साथ भी थे। नरहरि का एक मित्र था जिसके पास दुनिया में सब कुछ था। लॉर्ड विष्णु की कृपा से नरहरि अपने उस ब्राह्मण मित्र के सारे पोजीशंस पे अपना कब्जा चाहता था। इसलिए एक बार नरहरि ने ग्रीड में आकर के अपने उस दोस्त की हत्या कर डाली। उसने उसकी हत्या के बाद उसके पैसे से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया और उसमें से कुछ पैसा विष्णु टेम्पल में डोनेट भी किया। जब नरहरि की मृत्यु हुई और उसका पुनर्जन्म हुआ तो अगले जन्म में उसे संतान प्राप्ति में काफी दिक्कत आ रही थी। भले ही वो रिच था पर उसके शरीर में काफी तरीके की परेशानियां थी। इस स्टोरी के इनर मीनिंग को समझना जरूरी है। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में कहा गया कि पिता ब्राह्मण थे, माता क्षत्रिय थी, तो ऐसा हो सकता है कि इनके माता और पिता का नेचर एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो। साथ ही साथ उनके फादर का प्रोफेशन इन फील्ड से बिलोंग भी कर सकता है, जो कि टीचिंग, काउंसलिंग इनसे रिलेटेड होगा। और जैसे कि स्टोरी में ये भी दिखाया गया था कि उसने धन के लिए अपने मित्र की हत्या कर दी थी, तो ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर भी लालच या ग्रीड पिछले जन्मों में आया था। और ये भी बतलाया गया था कि उसकी संतान नहीं थी, तो इस समय में भी उसे संतान के रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। संतान हो भी सकती है पर हो सकता है कि ये उस संतान से थोड़ा परेशान हो, जिसका मतलब है कि इनका 5th हाउस भी थोड़ा खराब हो सकता है। और 5th हाउस आपके पूर्व पुण्यों को भी दर्शाता है। पिछले जन्म के कर्म दोबारा रिटर्न होके आते हैं आपको चेक करने के लिए। तो इस जन्म में भी ऐसे व्यक्तियों को मौका मिल सकता है कि किसी को वो धोखा दे करके पैसा हड़प सके। पर इस जन्म में आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा काम आप ना करें। ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में उससे धोखे से पैसा लिया जाए, क्योंकि पिछले जन्म में उसने किसी और से धोखे से पैसा लिया था। लास्ट, इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। उनके अंदर काफी साहस होता है, परंतु उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी किसी के साथ चीटिंग ना करे, जान करके किसी का पैसा हड़पने की कोशिश ना करे, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागे नहीं। धन्यवाद। आज हम लोग अश्विनी नक्षत्र के सेकंड पदा की चर्चा करेंगे, जो कि शुक्र के नवांश में आता है। ये 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट एरिस के राशि में होता है। अगर आपके D1 के फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है और D9 के फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, मतलब आपका लग्न अश्विनी के सेकंड पदा में आ रहा है। तो कैसा होता है इनका नेचर? जैसे फर्स्ट वाले पदा में दोनों ही जगह एरिस की राशि थी, इसीलिए उनके अंदर एरिस के तत्व काफी ज्यादा थे। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेनस की राशि आ रही है, यानी टॉरस राशि D9 में, इसीलिए इनके अंदर एरिस के गुण बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से शुक्र की तरफ इनके गुण चले जाते हैं। मतलब ये काफी क्रिएटिव हो सकते हैं। डांसिंग, सिंगिंग और स्पोर्ट्स में इन्हें इंटरेस्ट हो सकता है। इन्हें जल्दी किसी भी लड़ाई में घुसने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे कि पदा 1 वालों को किसी भी तरीके की लड़ाई में घुसने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो किसी भी बात पे लड़ सकते हैं, बट ये लोग बहुत जल्दी अटैक नहीं करेंगे, तुरंत लड़ने नहीं उतरेंगे। लड़ने की जगह पे ये लोग अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और लाइफ में थोड़ी बैलेंस अप्रोच से चलते हैं। तो ये बड़ी मुसीबत आए अगर पदा 1 वाले लोग देखेंगे किसी को मदद की जरूरत है तो खुद हेल्प करने उतर जाएंगे। लेकिन जब पदा 2 की बात आती है तो ये लोग भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं, पर थोड़ा सोच समझ करके।
जैसे अगर कहीं पर भी आग लगी हुई है तो ये खुद जाकर के लोगों को बचाने की जगह पे फायर फाइटर्स को बुलाना ज्यादा पसंद करेंगे। पदा 1 वाले बेटर फाइटर्स हो सकते हैं, पदा 2 वाले बेटर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हर एक राशि में पहली पदा धर्म की होती है, दूसरी अर्थ की, तीसरी काम, चौथी मोक्ष की। तो ये सेकेंड वाली है, मतलब अर्थ की पदा। तो ऐसे लोग धन कमाने में ज्यादा अच्छे होते हैं। और अगर ये बहुत अच्छे नहीं भी हैं तो भी इनके पास बहुत सारी लग्जरीज हो सकती हैं। मोस्टली ऐसा हो सकता है कि ये लोग थोड़े से लेजी हो, क्योंकि टॉरस साइन थोड़े से लेजी होते हैं। खाना पीना आराम करना इन्हें ज्यादा पसंद हो सकता है। अगर इनके बॉडी टाइप के बारे में देखें तो इनका शोल्डर ब्रॉड होगा, दिखने में ये लोग खूबसूरत होंगे, इनकी आंखें काफी खूबसूरत हो सकती हैं, बहुत ही लॉजिकल और क्रिएटिव होंगे और इनके अंदर बिजनेस स्किल्स जरूर होंगे। सेल्स में ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, एग्रेसिव सेल्स पर्सन हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि इधर से मार्स की भी एनर्जी आएगी और इधर से अर्थ त्रिकोण का, टॉरस का एनर्जी। और ये लोग अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ही अच्छा संबंध भी रखेंगे। अगर इन्होंने अपने लाइफ में एक फोकस मेंटेन किया तो ये लोग बहुत ही अच्छा धन कमा सकते हैं। लेकिन जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के अंदर घोड़ों को दिखाया जाता है और घोड़ों की आंखों के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना हो, तो वैसे इनका ध्यान भी भटकता बहुत है। पर इन्हें फोकस करना है, तब जाकर के ये धन बहुत अच्छा कमाएंगे अपने लाइफ में। तो अपने काम की वजह से बहुत ट्रैवल भी कर सकते हैं, ज्योतिष भी बन सकते हैं और हीलर्स तथा डॉक्टर्स की एनर्जी तो इनके अंदर होती ही है। अब अगर हम इनके पिछले जन्म के कर्म को देख करके ये देखें कि कौन सी गलती इन्होंने की होगी जिस वजह से इस जन्म इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग कर्म विपाक संहिता से एक स्टोरी देखेंगे। महादेव माता पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें कि एक क्षत्रिय था, उसका नाम था श्वेत वर्मा। देखेंगे कि श्वेत का वर्ड जो होता है ये शुक्र से रिलेटेड है। फिर इनका एक ही पुत्र था। एक बार इसके मैटरनल अंकल अपने संतानों के साथ इसके घर आते हैं। वे अपने साथ ढेर सारा सोना चांदी भी कैरी करते हैं। मैटरनल अंकल या उसके मामा अपने बहन के घर पे यानी इनके घर पे पूरे 1 महीने तक रहते हैं और अच्छी तरीके से हर प्रकार की लग्जरीज को एंजॉय करते हैं। एक बार श्वेत वर्मा अपने ग्रीड में आकर के अपने मामा और उनके बच्चों की हत्या कर देता है और उनके सारे सोने चांदी की ज्वेलरीज को चुरा लेता है। इसमें आप पहला चीज देखेंगे कि इसमें वायलेंस दिखाया गया है और एरिस के सारे ही नवांश में लगभग से वायलेंस का केस हुआ है, बट हर एक में अलग तरह का वायलेंस है। जैसे कि टॉरस, ये धन धान्य खाना पीना लग्जरीज इस सब को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वाले नववांश में धन की वजह से ही वायलेंस हुआ है। इसमें यह भी दिखाया जाता है कि जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया इसने उन्हीं की हत्या कर दी थी। इस स्टोरी की एग्जैक्ट फॉर्म जरूरी नहीं है कि आपकी पास्ट लाइफ में हो, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि क्या क्या कर्म आपने गलत किया होगा। इस जन्म में भी आपको ऐसा कोई मौका मिल सकता है जिसमें आप ग्रीड के कारण किसी का कुछ हड़प सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी चांस मिले तो वो आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। आगे महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपने मामा तथा उसके संतान की हत्या की थी, जब श्वेत वर्मा का पुनर्जन्म हुआ तब उसका पूरे वंश का नाश हो गया। साथ ही उसके पिछले जन्म की वाइफ ही उससे दोबारा शादी करती है और वो हमेशा ही बीमार रहती थी। इसका उपाय महादेव ने यह बतलाया है कि वह प्रतिदिन हरिवंश के पाठ का श्रवण करे और 10 गायें ब्राह्मण को दान करे। बट आज के समय में कोई भी गायें लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि अगर किसी को आप किसी भी तरीके से आजीविका दे सके तो इससे आपका पाप कटित होगा। इसके अलावा महादेव ने बतलाया है कि उन्हें 15 पर सोने की मूर्ति बना करके पूजन तथा स्वस्थ होने के बाद गोलाकार कुंड में हवन करवाना है। अभी इतनी बड़ी सोने की मूर्ति बनानी भी थोड़ी सी मुश्किल है, तो भी अपने तरफ से भगवान की प्रतिमा बना के उसका डेली पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गायत्री मंत्र का 1 लाख जप और उसका दशांश हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। एटलास महादेव ने बतलाया है सैया दान करके मूर्ति की पूजा करें। आज हम लोग अश्विनी के तीसरे पदा की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग अश्विनी नक्षत्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसके फर्स्ट पदा और सेकंड पदा के बारे में भी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। वो वीडियोस आपको नक्षत्र की सीरीज में मिल जाएगी। तो तीसरा पदा क्या होता है? अश्विनी का तीसरा पदा 6 डिग्री 40 मिनट से
10 डिग्री के बीच आता है। ये जेमिनाई के नवमांश में आता है। मतलब अगर आपके D1 के फर्स्ट हाउस में अश्विनी का नंबर 1 साइन है तो D9 में वहां पे नंबर 3 साइन होगा। सन D1 में एग्जॉल्ट कर जाएंगे एरिस के साइन में, और राहु देव एग्जॉल्ट कर जाएंगे D9 में जेमिनाई के साइन में। इसका सिंबल 2 घोड़ों को दिखाया गया है, और इन लोग का जो नेचर होगा वो थोड़ा सा मरकरी के नेचर का होगा। मतलब इनके अंदर एरिस के गुण तो होंगे, लेकिन थोड़ा जेमिनाई वाला गुण आ जाएगा। मतलब कम्युनिकेशन में ये लोग अच्छे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, सेल्स, मरकरी के जो भी कारक तत्व होते हैं वो सारे गुण इनके अंदर आ जाएंगे। शुरुआत में इन्हें सक्सेसफुल होने में थोड़ा समय लग सकता है, पर बाद में ये बहुत अच्छा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये लोग कभी भी सिंपल जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे, बहुत अधिक सक्सेसफुल ये लोग होना भी चाहते हैं। मार्स के अंदर हिम्मत बहुत अधिक होता है और मरकरी में हिम्मत थोड़े सा कम होता है। तो मार्स मरकरी को पावर देता है लड़ने का, पर जब बात दिमाग का आए तब मरकरी ज्यादा तेज होता है, और जब फिजिकल स्ट्रेंथ का बात आए तो मार्स अधिक तेज है। इसलिए इनसे आप किसी भी तरीके से जीत नहीं सकते हैं, ना दिमाग से ना ही फिजिकल किसी लड़ाई में। ये लोग काफी विलक्षण प्रवृत्ति के होते हैं, अपने पूरे परिवार वालों से थोड़े डिफरेंट होंगे। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये तीसरा पदा है, तो इसमें काम भावना अधिक होती है। मतलब इनकी डिजायर्स बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये लोग एक मेडिक्योर लाइफ के लिए कभी सेटल नहीं हो सकते हैं। ये लोग दिखने में काफी अच्छे हो सकते हैं और यंग भी दिख सकते हैं, क्योंकि मरकरी काफी यंग होता है। किसी भी तरह की लड़ाई में ये लोग जीतेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये लोग आसानी से जीत सकते हैं। मरकरी को भी रोग, रिपू, ऋण से डील करना अच्छे से आता है, और मार्स को भी लड़ना अच्छे से आता है। इसलिए ये लोग बहुत अधिक कॉम्पिटिटिव नेचर के हो सकते हैं, कभी भी ये आसानी से हार नहीं मान सकते। इसके लिए आइडियल करियर बिजनेस होता है, क्योंकि मरकरी की वजह से इनके अंदर बिजनेस टैक्टिक्स भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। जॉब में ये लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, इन्हें अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए, और सैटर्न के थ्रू इन्हें पता चलेगा किस तरीके के बिजनेस में ये लोग बेटर कर सकते हैं। अगर आपका मून अश्विनी के पदा 3 में आ रहा है तो आप लोग काफी कम्युनिकेटिव होंगे और अपने बॉडी के बारे में, हेल्थ के बारे में काफी बातचीत करेंगे। आप लोग एक अच्छे राइटर और एडवाइजर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप हेल्थ के रिलेटेड नॉवेल्स लिख सकते हैं, या फिर इसके बारे में बोल सकते हैं। आप लोग वो हो सकते हैं जो दूसरों को हेल्थ के रिलेटेड एडवाइस दे। इसको आप अपना करियर भी बना सकते हैं। इनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते रहते हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये मून के साइन में है, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी माँ के भी माइंड में बहुत नए नए आइडियाज आते रहते हैं। वो भी इन्हें आइडियाज देंगी, इनकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। अगर हम इनके पास्ट लाइफ कर्मास को देखें और ये जाने कि इन्होंने पास्ट में ऐसी कौन सी गलती की होगी जिस वजह से इन्हें अभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए हमें एक स्टोरी जानना होगा। इस स्टोरी का जिक्र कर्म विपाक संहिता में किया गया है, जिसमें कि महादेव और माता पार्वती एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या के निकोन में स्थित एक बहुत ही सुंदर नगर था। इसका नाम था नारायणपुर। यहाँ पर एक क्षत्रिय का जन्म हुआ। का एक मित्र था जो कि ब्राह्मण था, परंतु अपने धर्म का पालन नहीं करता था। एक बार ये दोनों ही, ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनों शिकार के लिए गए। वहां पे उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। के बाद इन दोनों के बीच मांस को बांटने को लेकर के झगड़ा होने लगा, जिसमें कि इस क्षत्रिय ने अपने मित्र की हत्या कर दी। बाद में वह क्षत्रिय राजपुत्र अपने घर गया और उसने सही से सारा क्रियाकर्म किया। बहुत समय बाद वह अपने स्त्री के साथ एक प्रयाग तीर्थ पे गया और वहां मकर संक्रांति के शुभ मौके पे अपने शरीर का त्याग किया। बाद में 7 युगों तक उसने स्वर्ग का सुख भोगा। उसके बाद जब सारे पुण्य कर्म उसके छिन्न हो गए, तब जाकर के वह पुनः धरती पे जन्मा, और वह हर तरीके के धन धान्य से परिपूर्ण था। किंतु अपने पिछले जन्म के दोष की वजह से उसे संतान नहीं हो पाया। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण उसे संतान प्राप्त नहीं हो रहा था। इसके लिए महादेव ने उपाय भी बतलाया है। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि संतान प्राप्ति के उद्देश्य से मार्ग में तालाब, कुएं या फिर कोई भी जल स्रोत का निर्माण करवाए। साथ ही साथ हरिवंश पुराण का पठन भी करे। अभी के समय में
तालाब और कुएं खुदवाना तो मुश्किल है, किंतु जल स्रोत या फिर लोगों को पानी बांटा जा सकता है। पिछली गर्मी के दिनों में फ्री में पानी की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही साथ कई प्रकार के गौओं का दान भी करना है, वस्त्र दान भी करना है। तो गौओं की जगह पे अगर वो किसी की आजीविका में मदद करे, तब भी उसकी वंश वृद्धि हो सकती है। इस जन्म में भी ऐसा हो सकता है कि गेन्स के डिवीजन में या फिर प्रॉपर्टी के डिवीजन के लिए लोगों के साथ इसका झगड़ा हो। इन्हें अपने थर्ड हाउस, क्योंकि ये जेमिनी का साइन है, इसलिए थर्ड हाउस से रिलेटेड जितने भी रिलेटिव हैं, जैसे कि इनके सिबलिंग्स, इनके फादर इन लॉ, साथ ही जितने पड़ोसी हैं, अगर उनमें से किसी ने भी इनसे मदद मांगा तो इन्हें बिना हिचक के उनकी मदद करनी चाहिए। इससे इनके पूर्व जन्म के काफी पाप कटित हो सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग अश्विनी नक्षत्र के चौथे और आखिरी पदा की चर्चा करेंगे। इससे पहले की 3 पदा और खुद अश्विनी नक्षत्र के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड वीडियो आपको नक्षत्र की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो क्या होता है अश्विनी नक्षत्र का 4 पदा? जैसे कि धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, तो 4th पदा मोक्ष से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके D1 में नंबर 1 लिखा है और D9 के फर्स्ट हाउस में नंबर 4 लिखा है, तब आपका लग्न अश्विनी के 4th पदा में आता है। तो कैसे होते हैं अश्विनी के 4th पदा वाले लोग? 4 का मतलब ही हो गया कैंसर, जो कि चंद्रमा का साइन है, मून का, इमोशन का। तो ऐसे लोग एरिस होते हुए भी काफी इमोशनल होते हैं। ये बाकी जितने भी पदा थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उन तीनों से ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं। और मार्स और मून, ये दोनों थोड़ा एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि मार्स सबसे बेस्ट 10th हाउस में काम करते हैं और मून सबसे बेस्ट उनकी जस्ट ऑपोजिट 4th में। और इन दोनों का नेचर भी टोटली डिफरेंट होता है। जैसे कि मार्स तुरंत गुस्सा हो सकते हैं, तुरंत जो है एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। और मून काफी सॉफ्ट साइन है, इन्हें जल्दी लड़ना झगड़ना ये सब पसंद नहीं। हाँ, ये लोग इमोशनल जल्दी हो सकते हैं, तब ये लोग लड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली फाइट नहीं करेंगे, मतलब दुखी हो जाएंगे इस तरीके से। मार्स कैंसर के साइन में डेबिलिटेट हो जाता है और मून स्कॉर्पियो के साइन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ही साइन में डेबिलिटेट हो रहे हैं। इसलिए इस पदा में परेशानी थोड़ी सी हो सकती है। और जैसे कि ने कहा है कि ये मोक्ष का पदा है, मतलब आपको मोक्ष के लिए सब कुछ ही देना पड़ जाएगा। मतलब ऐसे लोगों को बहुत चीजों का त्याग करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो एरिस तो वैसे फिट होता है, पर मून मून हमेशा ही बढ़ता घटता रहता है। तो ऐसे लोगों का जो बॉडी टाइप है वो कभी बहुत ज्यादा हो सकता है, फिर कम हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहेगा। एरिस की वजह से ये लोग फिट भी हो जाएंगे, फिर मून की वजह से बढ़ भी सकते हैं। इनके हेल्थ में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मदर से या फिर इनके खुद की पर्सनैलिटी से भी ये परेशान रह सकते हैं। इनको 4th हाउस से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि मून 4th हाउस का कारक है। तो जैसे 4th हाउस से रिलेटेड होते ही मदर, तो मदर को इशू हो सकता है या इन्हें अपनी मदर से इशू हो सकता है। और 4th हाउस में घर आता है, गाड़ी आता है, फिजिकल कंफर्ट आता है। ऐसा हो सकता है कि इन्हें गाड़ी लेने में दिक्कत हो जाए, अपना खुद का घर लेने में दिक्कत हो, या फिर कंफर्ट के लिए जो भी आइटम्स होते हैं वो सब खरीदने में दिक्कत हो जाए। या बस ये हो सकता है कि ये लोग अपने घर में नहीं दूर जाके रह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर मूड ज्यादा खराब हो जाए तो इन्हें एडिक्शन भी हो सकता है और मेंटली ये बहुत डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। पर मंगल देव आपको एडिक्शन से बाहर निकलने में हेल्प भी करते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। इन दोनों तरीकों से आपके मार्स मजबूत होंगे। इनके लिए नेवी से रिलेटेड जॉब अच्छा हो सकता है, या कोई भी जिसमें कि इमोशंस जुड़े होते हैं, साइकोलॉजी, तो वैसे काम ये लोग कर सकते हैं। नेवी इसीलिए क्योंकि नेवी में मार्स भी इंक्लूडेड है और वाटर भी, तो इन दोनों को मिला करके ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। और अगर हम इनके पास्ट लाइफ के कर्म को देखें कि इस जन्म में इन्हें कोई दिक्कत होगी तो क्यों होगी, इसके लिए हमें कर्म विपाक संहिता से महादेव ने जो कहानी माता पार्वती को इस पदा के लिए सुनाई है वो सुनना होगा। महादेव माता पार्वती से कहते हैं,
अयोध्यापुरी से उत्तर सरयू नदी के किनारे नंदन नामक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने धर्म का पालन नहीं करता था और उसका नाम लक्ष्मण था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी, स्पेशली उसकी आंखें, वो काफी बड़ी बड़ी और बड़ी खूबसूरत थी। इसमें आंखों को खूबसूरत और बड़ा दिखाया गया है। और चंद्रमा शुक्र के साइन में एग्जॉल्ट कर जाते हैं और शुक्र आपके आंखों का प्रतीक होता है। चंद्रमा या कैंसर साइन चंद्रमा ये शुक्र के साइन में एग्जॉल्ट कर जाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उसी का ये वर्णन है कि उसकी वाइफ काफी खूबसूरत थी, उसकी आंखें खूबसूरत थी, पर उसकी वाइफ को किसी और से प्यार हो गया। मतलब इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखलाया गया है। इस स्टोरी को डायरेक्टली ऐसे नहीं लेना है कि एग्जैक्ट यही घटना हुई होगी, पर ऐसा ही कुछ होने का चांस बनता है इस सबसे रिलेटेड। ये खुद वस्त्र आभूषणों का व्यापार करता था। वस्त्र आभूषण ये सब भी शुक्र के ही प्रतीक हैं। वह ब्राह्मणों के साथ व्यापार करता था, परंतु एक बार उसने ब्राह्मणों का धन चुरा लिया, जिससे दुखी होके ब्राह्मण ने अपना शरीर त्याग कर दिया और उसके कुछ ही समय पश्चात वह क्षत्रिय भी मर गया। और क्योंकि उसने इतना बड़ा पाप किया था, इसीलिए उसे घोर नरक की सजा मिली। 60,000 सालों तक उसे नरक में यातनाएं सहनी पड़ी। जब वह नरक से बाहर निकला तो पहले तो वह बैल के योनि में जन्मा, फिर राजपुत्र, और फिर वह अब एक नॉर्मल मनुष्य के रूप में जन्मा। और जब वह नॉर्मल मनुष्य के रूप में जन्मा, तब जाकर के उसे अपने सारे पापों की सजा मिली। उसने पूर्व जन्म में जिसके साथ व्यापार किया था उसी को धोखा दिया था, इसीलिए इस जन्म में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी का एक ही संतान हुआ और वह भी दुनिया से चला गया। इसलिए इस पदा में लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज होने के भी चांसेस बनते हैं। इसके लिए महादेव ने रेमेडी भी दिया है। गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करवाना है तथा स्वर्ण के साथ सफेद कुंभर और नारियल वस्त्र में डाल के दान करना है। उसके बाद गोलाकार कुंड बना के हवन करना है तथा स्वर्ण के सिंह और चांदी के खुर बनवाने हैं। वस्त्र में उसे गौ को आच्छादित कर दूध दुहने वाले पात्र आदि के सहित आचार्य को दान करना है। ये सब करने से उसे संतान प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। प्रणाम। राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक अकल्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भरणी नक्षत्र की चर्चा करेंगे। भरणी नक्षत्र मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट में आता है। तो भरणी में जन्मे हुए जातक कैसे होते हैं? भरणी के अंदर एक हाथी को दिखलाया गया है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। इसका मतलब है भरणी में जन्मे हुए लोग खुद भी बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। इसके अलावा इसका साइन एक योनि है जो कि एक प्राइवेट पार्ट है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो है कुछ चीजें छिपा सकते हैं अपने लाइफ में, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो ये दूसरों के साथ ना बता पाए। फिर इनके जो डेटी हैं वो स्वयं यमराज हैं और रूलिंग प्लैनेट शुक्रदेव। तो हम लोग को ये देखना है कि यमराज का कैसा नेचर था, वैसा ही इनमें जन्मे हुए जातकों का नेचर होगा। यमराज जो कि सूर्य देवता के ही पुत्र थे, ये बचपन में बहुत ही खूबसूरत थे और इनकी जो माता थी वो सूर्य देवता का तेज सहन नहीं कर पाई थी। इस वजह से वो उन्हें छोड़ करके वहां से जा चुकी थी और उसकी जगह पे उन्होंने अपनी छाया को वहां पे छोड़ दिया था। तो इसका मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि एक मदर का स्टेप मदर जैसा कनेक्शन हो सकता है इस नक्षत्र में। तो वो जो स्टेप मदर थी वो यमराज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो उन्हें अच्छी तरीके से खाना भी नहीं देती थी और सही से ट्रीट नहीं करती थी, जिस वजह से ये काफी दुखी रहते थे। एक बात किसी बात पे ये नाराज होकर के उन्होंने गुस्से में उनकी तरफ अपना पैर भी दिखा दिया, जिससे कि छाया देवी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पैर में कीड़े पड़ेंगे। उसके बाद उसके पूरे पैर में कीड़े फर गए। तब वो दुखी होकर के महादेव के पास गए और महादेव ने उन्हें एक मुर्गा बना दिया, क्योंकि मुर्गा अपने ही शरीर के कीड़ों को मार के खा सकता है। फिर उन्होंने आकर के सूर्य देवता को शिकायत की कि ये उनकी असली माँ की तरह नहीं है। फिर सूर्य देवता ने भी ये नोटिस किया। उसके बाद जाकर उन्होंने उन्हें ढूंढा और फिर अश्विनी कुमार जन्मे थे। वो स्टोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो यम थे उनकी एक जुड़वा बहन भी थी, उन्हें यमी कहते हैं और वही जाके बाद में यमुना रिवर बनी। तो बचपन में जब यम काफी ज्यादा खूबसूरत थे तब यमी उनके प्रति अट्रैक्टेड हो गई, जो कि सही अट्रैक्शन नहीं था क्योंकि वो उनकी अपनी बहन थी।
तो इसमें ये भी दिखाया जा सकता है कि उनके प्रति किसी ऐसे पर्सन का अट्रैक्शन हो सकता है जो सही नहीं रहेगा, उस टाइप का रिलेशनशिप बन सकता है ऐसे नक्षत्र में। और जैसे कि कजिन मैरिजेस भी होते हैं कई जगह पे, अपनी खुद की कजिन सिस्टर से शादी करना, वो भी इस नक्षत्र के अंदर हो सकता है। फिर यमराज जो कि धर्मराज थे, वो जानते थे कि ये गलत है, तो उन्होंने इस चीज को नहीं स्वीकारा, जिस कारण से यमी काफी दुखी भी हो गई थी, जिस कारण इसको डिप्रेशन से भी जोड़ा जा सकता है इस नक्षत्र को। फिर इनको सपना आया यमदेव को कि ब्रह्मा जी उन्हें कह रहे थे कि उनका काम नर्क में जाकर के वहां के शासन को संभालना है, पहला यमराज इन्हें ही बनना है और सारे मरे हुए लोगों की आत्माओं को इन्हीं को यमलोक में ले जाना है। इस दुनिया में सबसे पहले मरने वाले प्राणी स्वयं यमराज ही थे। तो इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अपने परिवार से या फिर सबसे कुछ डिफरेंट काम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी धरती पे पहला इंसान जो मरा था और पहला इंसान जो कि कुछ यमराज जैसा कोई पद पाया था, वो यही लोग थे। इसलिए इनका पद तो बहुत अच्छा हो सकता है पर काफी डिफरेंट हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी इन्हें काफी ज्यादा मानते थे, काफी वैल्यू देते थे, इसलिए ऐसा रह सकता है कि इनको अपने बॉस के साथ संबंध बहुत अच्छा हो सकता है। ये अपने काम में तो बहुत अच्छे थे, परंतु क्योंकि ये काफी खूबसूरत थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि ये अपने लुक्स को ही निहारते रहते थे, जिस वजह से कई बार आत्माओं का आना जाना इसमें देरी भी होती थी, जिस कारण से सारे भगवान थोड़े से नाराज हो गए और उनके शकल को थोड़ा सा खराब कर दिया गया, जिस वजह से अब जो देखा जाता है वो थोड़े से डेंजरस से दिखते हैं यमराज, बट वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तो एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे से एक बहुत ही अलग तरह के चेहरे में ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये भी इसमें दिखाया जाता है कि इनके लाइफ में एक एक्सट्रीम लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जो कि इन्हें पसंद ना आए, लेकिन वो इनके लिए जरूरी भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद यमराज अपने काम में बहुत ही अच्छे से मन लगा के करना शुरू कर दिए। ये अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे, इनके पास ना घर आने का टाइम होता था, ना कुछ भी और करने का, किसी से मिलना जुलना इसके लिए भी इनके पास टाइम नहीं रहता था। तो ये भी भरणी नक्षत्र के जातक में आप देख सकते हैं कि इनके खुद के पार्टनर्स भी इनसे परेशान रहेंगे, क्योंकि ये अपने ऑफिस जाएंगे तो वहां पे एक्स्ट्रा टाइम तक काम करते रहेंगे, या फिर 2-2 3-3 दिन तक किसी काम के सिलसिले में बाहर रहेंगे, जिस वजह से इनके पार्टनर इनसे दुखी हो, या इनके परिवार वाले माँ बाप कोई भी इनसे दुखी रहेगी कि इतना ज्यादा टाइम अपने काम में देते हैं। और साथ ही ये किसी से भी जल्दी मिलना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा इनके अंदर बहुत अधिक ज्ञान भी होता है, जैसे हमने कहा कि हाथी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बहुत ही ज्ञानी। दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सारे ही वेद पुराणों का पाठ किया था, हर तरीके का नॉलेज इनके पास है। तो इसको लेकर के भी एक स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा था 8 वर्ष का, उसका नाम था नचिकेता। उसने एक बार अपने पिता को देखा जो कई तरीके के चीज दान कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि ये दान आप क्यों कर रहे हैं। उनके पिता के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी ये बार बार सेम ही सवाल पूछ रहे थे कि आप ये दान क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। उनके पिता ने कहा हमारे पिता ये काम करते थे इसलिए हम ये काम करते हैं। जिस जवाब से नचिकेता संतुष्ट नहीं हुआ, बार बार सेम चीज पूछने से उनके पिता नाराज हो गए। फिर जब दोबारा नचिकेता ने वही सवाल पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो उसने कहा तुम जाकर के ये सवाल यमराज से पूछो, उनको सब चीज का ज्ञान है, सारे धर्म पुराण ग्रंथ सबका उनको नॉलेज है। ऐसा कहते ही नचिकेता काफी खुश हुआ और वो सच में धर्मराज के पास मिलने चला गया। जब वो वहां गया तो सशरीर पहुंचा, तो उसे अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिली, तो भी वो बाहर 3 रातों तक, 4 दिन 3 रात ऐसे वो वहां पे वेट करता रहा। इतना देर वेट करने के बाद जब यमराज वहां पे आए और उन्होंने देखा एक छोटा बालक वहां पे उनका वेट कर रहा है, तब उन्होंने कहा कि तुम इतने दिन से मेरा वेट क्यों कर रहे हो। फिर इस बच्चे ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। यमराज ने कहा कि 3 दिन से तुम मेरा वेट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो उन्हें वरदान में पहला वरदान यह मांगा कि उनके पिता वो अभी बहुत दुखी होंगे, क्योंकि उनके कहने पे मैं यहाँ आ गया हूँ,
और उनके अनुसार अब उनका बेटा उनके पास वापस नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता वापस से खुश हो जाए। यमराज ने उन्हें वरदान दिया और यह भी कहा कि वो वापस जाएंगे और उनके पिता की कमी पूरी होगी। फिर उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। तब उन्होंने स्वर्ग लोक के बारे में पूछा था। उसको भी अच्छी तरीके से यमराज ने पूरा डिफाइन किया। फिर तीसरा वर में उन्होंने पूछा था कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। उसके अलावा जो भी उन्होंने देखा था दान धर्म इस सब के बारे में भी उन्होंने पूरा सवाल किया। पर ये सब चीज के बारे में यमराज सब कुछ नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले कोशिश किया उनके सवाल को टालने का। उन्होंने पहले भय दिखाया कि यह सब बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उन्होंने उसे धन का लोभ दिखाया कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा ही धन दे दूंगा, गाड़ी घोड़ा पैसा ऐशो आराम सब कुछ दे दूंगा और लाखों करोड़ों सालों की जिंदगी भी दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक टाइम के बाद तो फिर भी मरना ही होगा और इन मटेरियलिस्टिक चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब देख करके कि एक 8 साल का बच्चा, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, तब यमराज काफी खुश हुए और उन्होंने उसके सारे ही सवाल का सही से जवाब दिया। ये सब उनके बीच में जो भी वार्तालाप हुई, ये सब आपको किसी और वीडियो में कहीं पे मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ भरणी नक्षत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यमराज ने उन्हें सारा जानकारी दिया। उसके बाद ये फिर वापस अपने धरती लोक पे चले आए, अपने पिता के पास चले आए। इसका यही मतलब होता है कि ये लोगों के पास काफी ज्ञान होता है। किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में ये डीप नॉलेज रखते हैं। और अगर हम यमराज को बहुत ही बेहतर तरीके से जानना चाहें, तो हमें महाभारत में उनके पुत्र यानी कि युधिष्ठिर, जिन्हें कि धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता है, उनको समझना होगा। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा था। हमेशा ही वो धर्म का पालन करते रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, युधिष्ठिर के अंदर खुद अपने पिता के गुण आए थे। इसी तरीके से यमराज भी पूरी जिंदगी भर अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये भी कहा गया कि जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पूरे ही धरती का सारा ही राज्य उस युद्ध में आ चुका था। इसीलिए जो जीता उसके बाद पूरी धरती का सब कुछ मिल गया। मतलब युधिष्ठिर पूरे धरती के सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन गए। तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर भरणी नक्षत्र वाले लोग अपने धर्म से ना हटे, तो उनके पास बहुत अधिक धन धान्य संपदा हो सकता है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। और क्योंकि इनको खुद शुक्र भी रूल करते हैं, तो ये लोग थोड़े मटेरियलिस्टिक होते भी हैं। इन्हें इच्छा भी होती है कि इनके पास धन हो, धान्य हो, घर गाड़ी सब कुछ हो। ऐसे लोग एक बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, क्योंकि एक तो ये एरिस राशि के अंदर आया, जो कि मार्स का राशि है, मतलब एक फायरी साइन। उसके ऊपर से यहाँ पे इनके रूलर खुद यमराज है, जो कि धर्म से चलते हैं। मतलब अगर ऐसे लोग जज बने, तो बिल्कुल ही सही फैसला लेना चाहेंगे। कभी किसी के साथ भी गलत फैसला ये लोग नहीं लेंगे। फिर अगर हम और देखें, तो इनके जो बॉस है वो खुद ब्रह्मा जी हैं। और एक टाइम के बाद ब्रह्मा जी खुद अपना शरीर त्याग देते हैं और फिर उनका दोबारा जन्म होता है। परंतु यमराज की कभी मृत्यु नहीं होती है, वो तो अजर अमर है। इसीलिए एक समय ऐसा आ सकता है कि जो भी आपके बॉस हैं या जिसपे भी आप डिपेंडेंट हैं, वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। भरणी नक्षत्र वालों के लिए ऐसा हो सकता है, जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो उन्हें छोड़ के चले जाए और फिर इनको समझ ही नहीं आएगा कि अब कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन उसके बाद इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस आएंगे, जो कि अच्छे चेंजेस भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र में मेन चीज है धर्म का पालन करना। अगर ये लोग धर्म से चले तो इन्हें सब कुछ ही हासिल होगा। और इन लोगों ने धर्म का पालन नहीं किया, तो इनके हाथ से सब कुछ ही छिना भी जाएगा। इसका एक सिंबल कौवा भी है। क्यों? क्योंकि कौवा भी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। आपने प्यासे कौवे की स्टोरी भी सुनी होगी, जो कि एक घड़े में पानी देख करके उसके अंदर पत्थर डाल डाल के पानी को ऊपर कर दिया। और हाथी, ये भी काफी इंटेलिजेंट होता है। तो दोनों ही जानवर जो इसमें दिखाए गए हैं, वो इंटेलिजेंस के ही प्रतीक हैं। मतलब ये लोग बहुत ही अधिक इंटेलिजेंट हो सकते हैं। एट लास्ट अगर हम कंक्लूड करें, तो भरनी वाले लोग काफी मेहनती होते हैं। धर्म से इन्हें चलना होता है अपनी जिंदगी में। इनके लाइफ में पैरों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा कोई लड़की इनकी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड भी हो सकती है, या फिर अपोजिट जेंडर। और ऐसा हो सकता है कि कजिन मैरिज इनके लाइफ में हो।
ये लोग किसी से भी जल्दी मिलना नहीं चाहेंगे। इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहेंगे और साथ ही माँ से भी इन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। स्टेप मदर का भी चांस बन सकता है और नहीं तो अपनी माँ से भी इन्हें थोड़ी बहुत इशू आ सकती है। साथ ही आप किसी पे बहुत अधिक डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में आप एक अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, परंतु भरणी नक्षत्र में आप ऑलरेडी एक घर ढूंढ चुके हैं और अभी आप माँ के पेट के अंदर हैं। तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो पैर ऊपर सिर नीचे एक बहुत ही अलग अवस्था में होता है, एक फंसा हुआ अवस्था में, और उसे वहां से निकलना रहता है। तो भरनी वाले लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनके लाइफ में काफी सीक्रेट्स हो सकते हैं और सडन इवेंट्स भी इनके लाइफ में होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। साथ ही ये लोग मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं क्योंकि ये शुक्र द्वारा भी रूल्ड हैं। परंतु अगर इन्होंने अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से गलत पाथ को अपनाया तो इन्हें सजा भी इंस्टेंटली मिल सकती है। मतलब इनके साथ इंस्टेंट कर्मा होने के चांसेस रहते हैं। इसके आगे हमें इस नक्षत्र को पदा के अनुसार डिवाइड करके फिर समझना होगा। जैसे कि पदा 1, पदा 2, पदा 3 या पदा 4, उसमें जो भी प्लैनेट होंगे उसको इसके साथ मैच करना होगा, फिर उसके नेचर को भी इसके अंदर डाल करके तब हमें पता चलेगा कि पर्सन का रियल नेचर क्या है। जैसे कि पदा 1 जब होगा तो वो लियो के साइन में आएगा, पदा 2 वर्गो के साइन में, पदा 3 लिब्रा के साइन में और पदा 4 स्कॉर्पियो के साइन में। उसको भी हमें इसमें डाल के फिर रियल नेचर निकालना होगा। आज हम लोग भरणी नक्षत्र के पदा 1 की चर्चा करेंगे। आप जिस भी राशि में जन्मे हैं उसके अंदर नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र के अंदर पदार्थ आते हैं। इसीलिए एक ही राशि में जन्मे हुए लोग अपने में सिमिलर नहीं होते, फिर उसके अंदर जो नक्षत्र होते हैं उसमें भी जन्मे हुए लोग पूरे सिमिलर नहीं होते, वो पदा के अनुसार अलग अलग बिहेव करते हैं। भरणी के पदा 1 मतलब कि अगर आपके D1 में नंबर 1 लिखा है फर्स्ट हाउस में और D9 में नंबर 5 लिखा है तो आप भरणी के पदा 1 में आते हैं। भरणी पदा 1 की डिग्री है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक। तो भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए जितने भी जातक होते हैं उनको स्वयं यमराज रूल कर रहे हैं, इसलिए इनके अंदर डिसिप्लिन बहुत अधिक होता है। ये लोग अपने कार्य को बहुत मेहनत से करेंगे, कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं तथा इन्हें इंसाफ करना पसंद है। ये लोग कहीं भी किसी को धोखा नहीं देते। अगर ये लोग किसी को धोखा देते हैं तो इनके साथ इंस्टेंट कर्मा होता है क्योंकि यमराज को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। किंतु अगर आप भरणी के पदा 1 पे आएंगे तो वो लियो के नववांश में आ रहा है क्योंकि D9 में नंबर 5 लिखा है। तो अब ये लोग कैसे होंगे? जो भी चीज हमने भरनी बताई है वो तो इनके नेचर में होगा, परंतु इनका लाइफ रिवॉल्व करेगा इनके 5th हाउस के चारों तरफ, क्योंकि इनका 5th हाउस इसके D9 के नंबर 1 हाउस में आ गया है। तो 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस होता है आपकी क्रिएटिविटी, आपके संतान का घर, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई, लव अफेयर्स, इन सब का भी घर होता है 5th हाउस। तो इनके लाइफ का मेन पर्पज इसी घर के चारों तरफ घूमेगा। मतलब ये लोग काफी क्रिएटिव हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, गाना गाना, डांस करना, बहुत अलग अलग तरह के टैलेंट इनके में हो सकते हैं। और जितनी अच्छी तरीके से ये अपने टैलेंट को परस्यू करेंगे उतना ही इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर इन्होंने कुछ भी गलतियां की तो उसका सजा इन्हीं को नहीं इनके संतान को भी मिल सकता है। अगर हम भरणी के फर्स्ट पदा को ठीक से पहचानना चाहें तो इसके लिए हमें एक कहानी को सुनना पड़ेगा जो कर्ण विपाक संहिता में मेंशन्ड है। जो महादेव माता पार्वती को कहानी सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण था, उसका एक मित्र था जो कि वैश्य था। ये ब्राह्मण अपना कार्य छोड़ करके वैश्य के साथ व्यापार करने लगा और साथ ही साथ उसी गांव में एक लेडी रहती थी जो कि विधवा थी, साथ ही उसका ना कोई संतान था, कोई भी नहीं। फिर भी उस ब्राह्मण ने उस लेडी से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे और वह कर्ज लौटाए बिना ही यह ब्राह्मण मर गया। मरने के बाद इसने कई साल नरक भोगे, उसके बाद सर्प योनि में, फिर गधे की योनि में इसका जन्म हुआ, फिर जाकर के इंसान की योनि में जन्म हुआ। फिर इसका कोई और संतान नहीं हुआ। वही लेडी जिसका इसने कर्ज लिया था पर चुकाया नहीं था, वही पुनः इनके संतान बन के वापस आई और इन्होंने उसका अच्छे से लालन पालन किया।
और जब समय आया तब उसका शादी करवाया, पर शादी के कुछ ही समय के बाद वो विधवा हो गई, जिस कारण से इनके आगे का पूरा वंश समाप्त हो गया। इस स्टोरी को हम लोग लिटरली ऐसे नहीं लेंगे कि एग्जैक्टली यही चीज होगी, इसके अंदर के मीनिंग्स को हमें देखना होगा। जैसे पहला चीज कि इस ब्राह्मण ने अपना काम न करके दूसरा काम किया, जैसे उन्होंने व्यापार शुरू कर लिया। ब्राह्मणों का काम व्यापार करना नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग पढ़ाई तो किसी और चीज में करे, बट एट लास्ट काम कोई और करे। फिर नेक्स्ट चीज, इसने एक ऐसी लेडी से धन उधार लिया जो कि खुद ही बहुत ही दुख में थी, जिसके ऊपर खुद मुसीबतें थी, और फिर भी उसके पैसे इसने लौटाए तक नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे किसी व्यक्ति से उधार ले जो उसके परिवार का मेंबर हो या कोई भी, जो कि खुद ही बहुत मुश्किल से इसे पैसे दे। और लियो साइन गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि इसने गोल्ड में पैसे लिए थे, पर क्योंकि ये पैसे नहीं लौटा पाया तो ये कर्ज इनके संतान में चला गया। इसी वजह से वो बच्ची जिसका इन्होंने खुद शादी करवाया, वो बाद में जाके विधवा हो गई। इसको लेके महादेव ने रेमेडी भी बतलाया है, जो कि सूर्य के मंत्र का इन्हें 1,00,000 बार जप करना है, साथ ही पार्थिव शिवलिंग बना के त्र्यंबक मंत्र का जप करना है या किसी ब्राह्मण से करवाना है। साथ ही सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा हवन करवा के 100 ब्राह्मणों को विधिवत खीर और मिष्ठान खिलाने हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी पानी की व्यवस्था न हो, वहाँ पे जल की व्यवस्था करवानी है। ये सब करने से इन लोगों के वंश में वृद्धि होगी। आज हम लोग भरणी के सेकंड पदा की चर्चा करेंगे, जो कि 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के अंदर आता है। भरणी एरिस राशि के अंदर आता है, और एरिस राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र भी है, भरणी नक्षत्र भी है, साथ ही कृतिका नक्षत्र का पहला पदा भी है। इसीलिए हर एक मेष या एरिस राशि के पर्सन सेम नहीं होते हैं। उसी प्रकार हर एक भरणी या अश्विनी या कृतिका नक्षत्र के पर्सन भी सेम नहीं होते हैं। ये एक सब डिवीजन होता है कि जैसे एरिस के अंदर का डिवीजन है भरणी अश्विनी कृतिका, और उसके अंदर का डिवीजन है इनके पदार्थ। जैसे हमने अश्विनी में 4 पदा पढ़े थे, वैसे ही भरणी में भी 4 पदा हैं, जिसमें से कि हम फर्स्ट पदा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम सेकेंड पदा की चर्चा करेंगे। सेकेंड पदा जो कि 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के अंदर आता है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो अगर आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में 1 लिखा है और D9 या फिर नवामसा चार्ट में फर्स्ट हाउस में नंबर 6 लिखा है या वर्गो का साइन है, तो जाकर के आप भरणी के सेकंड पदा में आते हैं। तो कैसे होते हैं भरणी के सेकंड पदा में जन्मे हुए जातक। 6th हाउस जो कि आपके रोग रिपो ऋण का घर है, ये आपके फर्स्ट में चला गया, तो अब आपका लाइफ इन्हीं की ओर चक्कर घूमेगा। आपके लाइफ का मेन थीम ही 6th हाउस होगा। मतलब आपका काम ही है लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, या किसी को भी मदद की जरूरत हो तो आप मदद के लिए सबसे पहले आएंगे। आप किसी के भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। साथ ही आप अपनी गलतियां भी सबसे पहले देखेंगे और दूसरों की भी। इसीलिए आप खुद को भी क्रिटिसाइज करेंगे और जरूरत पड़ने पे दूसरों को भी क्रिटिसाइज करेंगे, जो कि दूसरों को पसंद नहीं आएगा। परंतु आपकी क्रिटिसिज्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती है। आप एक्चुअल में चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन भी खुद को इम्प्रूव करे। ये लोग हर डिटेल पे ध्यान देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। ऐसे छोटी छोटी गलतियां निकालते रहने का ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें ओसीडी जैसा प्रॉब्लम हो जाए। पर ये लोग बहुत ही अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं, इवन बहुत अच्छे नर्स या डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करना या किसी बीमार की हेल्प करना ये लोग अपना फर्ज समझते हैं। इनके अंदर काफी प्यार, कंपैशन, केयर दूसरों के लिए होता है। पर कभी कभी ये लोग इतने ज्यादा डिटेल्स के अंदर चले जाते हैं कि बिग पिक्चर को देखना ही भूल जाते हैं। इसीलिए अगर ये लोग मान लीजिए आर्टिस्ट बन जाए, तो ये लोग खुद को इतना क्रिटिसाइज करेंगे या खुद के अंदर इतनी गलतियां निकालेंगे अपने आर्ट में या म्यूजिक में कि अपना ही काम खत्म करने में इन्हें बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। इनको थोड़ा दूसरों की अपनी गलतियों को इतना ज्यादा पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। इनको कोशिश करनी चाहिए कि ना ही खुद को बहुत क्रिटिसाइज करे, ना ही किसी और को। तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरे के साथ भी इनके संबंध काफी अच्छे रहेंगे। अब अगर हम इनके पिछले जन्म के कर्म को देखें, जिस वजह से इनका जन्म इस राशि के इस नवमांश में हुआ है, तो उसके लिए हमें कर्म विपाक संहिता से एक स्टोरी सुननी होगी,
जिसमें कि महादेव माता पार्वती को बतला रहे हैं। महादेव कहते हैं कि हे देवी, अयोध्यापुरी से 2 मील दूर जानकी नगर में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ, किंतु वह चोर था। वह दूसरा काम भी नहीं करता, साथ ही मदिरा पान भी करता था। उसकी पत्नी सदैव अपने पति की आज्ञा भी मानती थी तथा देवताओं की पूजा पाठ भी करती थी। एक दिन उनके दरवाजे पे एक भिक्षुक ब्राह्मण आया जो कि भूखा और गरीब था। उस गरीब ब्राह्मण ने इस ब्राह्मण से कुछ अन्न मांगा, परंतु इसने कुछ भी उसे नहीं दिया, उल्टा उसे कई बातें सुना दी। इससे दुखी होकर के वह भिक्षुक ब्राह्मण अपना प्राण त्याग देता है और उसके कुछ समय के बाद इस चोर की भी मृत्यु हो जाती है। परंतु इस व्यक्ति को अपने पत्नी के सतीत्व के कारण हजारों सालों तक स्वर्ग का सुख मिलता है और पुनः जब उसका सारा पुण्य छिन्न हो जाता है तब वह फिर से धरती लोक पे वापस जन्मता है। पूर्व जन्म के पाप के कारण वह संतान रहित था, क्योंकि इसकी वजह से एक गरीब ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी और साथ ही क्योंकि वह इतना मदिरा पान करता था, इसके कारण भी इसे कुष्ठ रोग हो गया था। इस स्टोरी को हमें एग्जैक्टली लाइन टू लाइन ऐसे नहीं लेना है कि यही चीज आपके पास लाइफ में हुआ था, बल्कि हमें इसके अंदर के मीनिंग्स को निकालना है और वो सब चीजों में से कुछ आपके लाइफ से मैच करेगा। जैसे यहाँ पे महादेव ने कहा है कि वह अपना कर्म ठीक से नहीं करता था, इसीलिए इसे चोर कहा गया है, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति अपना कर्म ठीक से नहीं करता है वह एक चोर के समान है। और जैसे कहा गया है कि ये काफी दारू पीता था, उसको भी हम ले सकते हैं कि ये अपने जरूरी कामों को छोड़ करके फालतू चीजों में अपने पैसे खर्च करता था। और साथ ही एक ब्राह्मण जो इसके दरवाजे पे कुछ खाना मांगने आया था, इसने उसे कुछ दिया भी नहीं और साथ ही उसकी इंसल्ट भी कर दी। इस चीज का भी ध्यान देना है कि अगर इनसे कोई किसी चीज की मांग करे तो इन्हें उनका इंसल्ट नहीं करना है, और कोई अपना काम में लगा हुआ है तो किसी भी प्रकार से उसका मजाक नहीं बनाना है, नहीं तो उसे 6th हाउस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जैसे इसमें दिखाया गया कि इसे कुष्ठ रोग हो गया था, तो एग्जैक्टली कुष्ठ रोग नहीं, लेकिन 6th हाउस रोग को डिनोट करते हैं, मतलब कोई बीमारी इसे हो सकती है अगर इन्होंने अपने कार्य को सही से नहीं किया तो। और क्योंकि ये कोर्ट केसेस का भी हाउस है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाए, इल्जाम लग जाए, इसीलिए इन्हें ध्यान देना है कि इन्हें अपने कार्य सही से करने हैं, साथ ही दूसरा जो अपना कार्य में लगा हुआ है उनका भी कभी मजाक नहीं उड़ाना है। इसको लेकर के महादेव ने एक रेमेडी भी दी है। इन लोगों को 1 लाख जप करना है गायत्री मंत्र का, साथ ही हवन में 10,000 आहुति देना है और 100 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना है। इसके अलावा महादेव ने कहा है कि सोने से अलंकृत गाय दान करने को, परंतु आज के जमाने में गाय किसी को भी नहीं चाहिए होगा, इसीलिए आपको किसी को योग्य बनाना होगा इतना ताकि वो अपना जॉब ढूंढ सके और अपने लाइफ में स्टेबल हो सके। अगर आपने किसी को धन कमाने के लायक बना दिया तब भी आपके पाप कटेंगे। ये सब करने से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, साथ ही रोग भी कम होगा। धन्यवाद। आज हम लोग भरणी के पदा 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भरणी पदा 1 और पदा 2 पे भी चर्चा किया हुआ है और भरणी नक्षत्र पर भी। और भरणी नक्षत्र एरिस जोडिएक साइन के अंदर आता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एरिस का वीडियो देखिए, फिर भरणी का, तब जाके ये वीडियो आपको अधिक अच्छे से समझ में आएगा। हम उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में डाल देंगे और ऊपर आई बटन में भी। भरणी पदा 3 वाले लोग कैसे होते हैं? भरणी पदा 3 20 डिग्री 0 मिनट से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के अंदर आता है। अगर आपके D1 में 1 लिखा है फर्स्ट हाउस में और D9 या आपके नववांश चार्ट के फर्स्ट हाउस में नंबर 7 लिखा है, तब आपका लग्न भरणी पदा 3 में आता है। या फिर अगर आपका मून साइन भरणी में है और वो 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के अंदर है, तो आपका मून भरणी पदा 3 में है। तो इनके लाइफ का मेन थीम 7th हाउस हो जाता है, जो कि रिलेशनशिप्स है और इन जनरल दूसरे लोग, मतलब ये लोग जो है दूसरों को केयर करने में अच्छे हो सकते हैं, इसलिए ये लोग एक अच्छे नर्स, डॉक्टर या थेरेपिस्ट हो सकते हैं। और क्योंकि ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग अपने पेशेंट्स के साथ, अगर ये डॉक्टर होंगे तो या नर्स होंगे तो उनके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, या ये जिस काम में भी हैं, अगर ये एक लॉयर भी हैं तो भी अपने लोगों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ ये अच्छे तरीके से रिलेशनशिप रखेंगे। वैसे भी लिब्रा एक बैलेंस का साइन है, तो ये लोग किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर इनके पार्टनर केयरिंग नहीं भी होते हैं
तो भी ये लोग जो है कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा चले। भरणी नक्षत्र में पदा 1 जो कि लियो के नवमांश में आ रहा है और पदा 3 जो कि लिब्रा के नवमांश से आ रहा है, ये दोनों सबसे क्रिएटिव होते हैं। लेकिन लियो पूरी दुनिया के सामने आकर के अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहता है और लिब्रा अपने पार्टनर्स के सामने या फिर अपने क्लाइंट्स के सामने में खुद को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। और क्योंकि ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, तो ऐसे लोग आर्ट एंड क्राफ्ट इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं और बचपन से ही क्राफ्ट सब करने की वजह से इनका दिमाग बहुत अच्छा डेवलप होता है। अब अगर हम इनके पास्ट लाइफ कर्म को देखेंगे, जिस वजह से इनका जन्म भरणी पदा 3 में हुआ है, तो इसके लिए हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी जो कि कर्ण विपाक संहिता में मेंशन्ड है। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि एक वैश्य था जो कि बहुत ही अच्छा व्यापार करता था। वह गुड़, अन्न आदि खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय करता था। एक दिन वह गुड़ से भरे हुए थैले अपने बैल पे डाल के कहीं ले जा रहा था। उस गुड़ के भार से उसका बैल काफी परेशान था, परंतु इस पे वैश्य ने ध्यान नहीं दिया। वह सदैव ही इस तरीके से करता था और बहुत समय हो जाने पे इस वैश्य की मृत्यु हो गई। जहां इसकी मृत्यु हुई वह सरयू के नदी के बगल का नगर था और बहुत ही पवित्र स्थान था। इतने शुभ स्थान पर मृत्यु होने की वजह से इसे स्वर्ग का वास मिला और 60,000 वर्षों तक इसने स्वर्ग में सुख भोगा। बाद में जब उसका सारा पुण्य समाप्त हुआ, तब उसका पुनः जन्म हुआ और उज्जैन में वह एक धनी परिवार में जन्मा। परंतु पूर्व कृत्य के कारण इसको कोई संतान नहीं हो पा रहा था। इसको पुत्री तो हुई, किंतु इसको पुत्र की भी इच्छा थी जो इसे नहीं मिला। साथ ही इसके शरीर में ज्वर भी रहता था। इससे मुक्ति के उपाय में महादेव ने बताया है कि उसे एक सोने का बैल बना करके एक ब्राह्मण को दान में देना है। अगर इस स्टोरी को हम सही से देखें तो इसके मीनिंग को हमें समझना होगा। ये अपने काम को लेकर तो बहुत सीरियस है, परंतु ये अपने बिजनेस पार्टनर यानी कि अपने बैल पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। और क्योंकि 7th हाउस ही हमारे बिजनेस पार्टनर और साथ ही हमारे अपने पार्टनर यानी कि आपके पति या पत्नी को भी दिखलाते हैं, तो इसका ये भी अर्थ है कि अपने पार्टनर पर भी सही से ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से इस जन्म में इसे 7th हाउस से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। मतलब पति पत्नी के बीच में इश्यू रहेगा। ये अपने एम्प्लॉयज से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेगा, उन्हें जरूरत से ज्यादा टारगेट देगा, ओवरवर्क कराएगा, जिससे कि इसके एम्प्लॉय से दुखी रहेंगे। से भगवान ने कहा है कि सोने का बैल बना के दान करना है, मतलब डोनेशंस करने से और अपने पार्टनर को सही से ट्रीट करने से, अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से ट्रीट करने से इनके पूर्व जन्म के पाप कम होंगे और इस जन्म में भी इनके लाइफ में एक बैलेंस आएगा। थैंक यू। आज हम लोग भरणी नक्षत्र के पदा 4 की चर्चा करेंगे। पदा 4 जो कि स्कॉर्पियो के नवमांश में आता है। हम इससे पहले भरणी नक्षत्र के पदा 1, 2, 3 की चर्चा कर चुके हैं और साथ ही हमने अश्विनी नक्षत्र की भी चर्चा की हुई है। ये दोनों ही नक्षत्र एरिस राशि के अंदर आते हैं और ये पदा 1, 2, 3, 4 ये नक्षत्र के अंदर आते हैं। तो भरणी पदा 4 जो कि 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के अंदर आता है। तो कैसे होते हैं भरणी पदा 4 वाले जातक? आपके D1 की फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा है और D9 के फर्स्ट हाउस में नंबर 8 लिखा हुआ है, तब जाकर के आप भरणी पदा 4 में आ रहे हैं। इसका मतलब है 8th हाउस आपके लाइफ का मेन थीम हो गया, क्योंकि अब 8th हाउस उठ के आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो जो भी चीजें हमने स्कॉर्पियो की वीडियो में बताया था वो सब चीज आपके ऊपर लागू होगी। मतलब आपके अंदर एक डिटेक्टिव नेचर है, किसी भी चीज के गहराई तक आप जाना चाहते हैं। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि आप इंसानों को रीड करना जानते हैं। थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं और थोड़े सीक्रेटिव भी हो सकते हैं। आप ये बहुत ही फायर्स स्कॉर्पियो हुए, मतलब जिनको गुस्सा भी जल्दी आ सकता है, एक्शन लेने में भी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, इस टाइप के स्कॉर्पियो हैं आप। और आप अपने आप को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो थीम डार्क हो तो, मतलब अगर वो मर्डर से रिलेटेड हो या ब्लड से रिलेटेड हो, इस टाइप के डार्क थीम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब आप एक ऐसे एक्टर बन सकते हैं जो इन सब रोल्स को अच्छी तरीके से एक्ट कर पाए। काफी इमेजिनेटिव आपका ब्रेन हो सकता है और आपके अंदर एक अच्छा इंट्यूजन पावर भी हो सकता है। और जिस तरीके से 8th हाउस अकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अकल्ट फील्ड में अपना करियर भी बना सकते हैं या फिर डिटेक्टिव बन सकते हैं। और 8th हाउस में मून डेबिलिटेट कर जाता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी मदर से थोड़ा प्रॉब्लम हो।
और अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग कुछ खुराफात करता रहता है, तो पुलिस ये सब के चक्कर में आप पड़ भी सकते हैं। इसलिए आपको खुद पे कंट्रोल करने की जरूरत है। रिलेशनशिप में आप काफी पैशनेट भी हो सकते हैं और जेलस भी हो सकते हैं, और क्योंकि 8th हाउस डेथ को भी दिखलाता है, तो आप एक घोस्ट हंटर भी बन सकते हैं। आपको भूत प्रेत की स्टोरी से बहुत इंटरेस्ट होगा, मतलब आप घोस्ट हंटर, रिसर्चर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर या इन्वेस्टिगेटर या फिर डार्क थीम पे एक्ट करने वाले एक्टर, इन सब फील्ड में आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और अगर हम आपके पिछले जन्म के कर्म को देखें, जिस कारण से आपको मरने का पदाफोड़ मिला हुआ है, तो इसके लिए हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी जो कि कर्ण विपाक संहिता में मेंशन्ड है, जो कि महादेव माता पार्वती को बतला रहे हैं। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि एक ब्राह्मण था लोक शर्मा, उसकी एक बहुत ही सुंदर वाइफ थी जिसका नाम था लीला। पर लोक शर्मा कभी भी अपने ब्राह्मण रिचुअल्स का प्रैक्टिस नहीं करता था, और साथ ही वह हंटर बन गया था, जानवरों का शिकार करता था। उसकी पत्नी भी इसमें उसका साथ देती थी और वह भी उसके साथ मांस का भक्षण करती थी। इसके अलावा उसकी पत्नी के अंदर क्रोधी स्वभाव भी बहुत अधिक था। इसके अलावा उसकी पत्नी अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष को पसंद करती थी, जिसका मतलब है कि इस नक्षत्र में चीटिंग का थीम भी दिख रहा है। जब वृद्धावस्था आया तब उस ब्राह्मण को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे हजारों सालों तक नरक की यातना भोगनी पड़ी। उसके बाद उसका जन्म एक सूअर की योनि में हुआ, फिर बिल्ली की योनि में, फिर गिद्ध की योनि में। उसके बाद वह मनुष्य की योनि में पैदा हुआ। जब वह मनुष्य होकर जन्मा तब उसका कोई भी संतान जीवित नहीं बच पाता था, अर्थात होते ही दुनिया से चले जाता था। साथ ही उसकी पत्नी भी काफी बीमार रहती थी। अब हम इस स्टोरी के मीनिंग को समझेंगे। इसमें यह बतलाया गया है कि ये व्यक्ति का जन्म तो एक अच्छे परिवार में हुआ, परंतु इसका कर्म अच्छा नहीं था। इसने अपने सेकेंड हाउस को खराब कर लिया था, क्योंकि सेकेंड हाउस भोजन का होता है और इसकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं थी। इसलिए इसको सेकेंड हाउस को लेकर काफी दिक्कतें इसके लाइफ में आएंगी। और इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि वो जंगल में जाकर शिकार करता था। मतलब हो सकता है कि इसे अपने घर से दूर जाकर के काम करना पड़े। महादेव ने इसे अपने पूर्व जन्म के पाप से छुटकारा पाने के उपाय भी बतलाए हैं। इन्हें संतान गोपाल मंत्र का 1 लाख बार जप करवाना है, साथ ही 10,000 हवन और 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। इसके बाद 5 पल छोटे बड़े सोने के मृग और पक्षी बनवाने हैं, और केवल चांदी के 5 पक्षी बनवाने हैं, और फिर उनका विधि पूर्वक पूजा पाठ करना है। इसके अलावा सोने के साथ घोड़ा आदि सवारी और उस प्रतिमा को भी ब्राह्मणों को दान करना है। इसके अलावा जो मार्ग में जल की व्यवस्था करवाता है उसे संतान प्राप्ति भी होती है और रोग से भी मुक्ति मिलती है। आज हम लोग एरिस राशि के अंदर आने वाले लास्ट नक्षत्र यानी कि कृतिका नक्षत्र की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अश्विनी और भरणी नक्षत्र पे चर्चा किया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में डाल देंगे। वो दोनों नक्षत्र भी एरिस राशि के अंदर ही आते हैं, तो पहले उन दोनों नक्षत्रों को देखें, एरिस राशि की वीडियो को देखें, तब आप कृतिका नक्षत्र को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में बच्चा अपने लिए एक घर ढूंढता रहता है, मतलब एक आत्मा अपने लिए एक शरीर ढूंढता रहता है। फिर भरणी नक्षत्र में जाकर के उसे एक शरीर मिल जाता है, वो है उसके माँ का वोम्ब, उसके अंदर होता है, वो पेट के अंदर। फिर कृतिका नक्षत्र जो कि कट या फिर नाइफ को दिखलाता है, मतलब कि इसमें बच्चे को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसीलिए इसका सिंबल एक नाइफ है। इसके रूलिंग प्लैनेट सूर्य देवता है, डेटी अग्निदेव, और इनका नेचर फायरी होता है। ये 26.5 डिग्री एरिस से लेके 10 डिग्री टॉरस के अंदर आता है। ये लोग काफी ब्लंट और ट्रूथफुल हो सकते हैं। इनकी बातें आपको थोड़ा हर्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि इनका नेचर ही नाइफ जैसा है। इसीलिए ये लोग किसी भी मिस्टेक को पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये कभी भी कुछ गलत होता हुआ देख करके शांत नहीं रह सकते। सन इन्हें काफी ब्लंट बनाता है और एक गो गेटर पर्सनालिटी भी देता है। ये लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, काफी ट्रूथफुल भी होंगे तो लोग भी इन्हें काफी पसंद करेंगे। बहुत अच्छे लीडर, अच्छे कुक भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको नाइफ से जोड़ा गया है। ये खाना बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे, एक परफेक्शनिस्ट होंगे। परंतु हो सकता है कि इन्हें खाना बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि इन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए। वो एकदम परफेक्ट करते करते में थोड़ा सा टाइम लगा देंगे, और क्योंकि इन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए, खूबसूरत चाहिए, मतलब कि इनके अंदर आर्टिस्टिक नेचर भी है। और क्योंकि इनके ये कैची दिखाया गया है, तो क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का पहला पदा मेष राशि में है, बाकी तीनों पदा
वृषभ राशि में आता है। तो ये काल पुरुष के फर्स्ट और सेकंड हाउस दोनों को डिनोट करेगा, क्योंकि फर्स्ट एरिस एंड सेकंड टॉरस दोनों में ही ये नक्षत्र आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस जो कि आपके फिजिकल बॉडी, अपीयरेंस, आपके हेल्थ, ओवरऑल जनरल लाइफ आपके तथा आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस जो कि आपके बोली का है, आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपके खाना पीना, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके जो डेटी है अग्निदेव, पहले तो हमें इन्हें समझना पड़ेगा। तो अग्निदेव का काम ही होता है इंसान और भगवान के बीच के मेडिएटर बनना। यहाँ से इंसान हवन करते हैं, दीप जलाते हैं और अपने मैसेज को भगवान तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कृतिका नक्षत्र वाले लोग भी एक मेडिएटर हो सकते हैं। और जिस तरीके से अग्नि को जलता रखने के लिए उसके अंदर लकड़ी डालना पड़ता है या घी डालना पड़ता है ताकि उसकी अग्नि बुझे नहीं, उसी तरीके से कृतिका नक्षत्र वाले पर्सन को भी आपको उसके अंदर प्यार, अफेक्शन सब कुछ डालना पड़ेगा। आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और नहीं तो ये लोग सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आग की तरह। अग्निदेव का डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाने से इन्हें काफी फायदा भी हो सकता है। अग्निदेव के काफी सारे नाम हैं, जैसे कि सप्तजीवी, मतलब 7 जीवों वाले। तो ऐसे लोगों को ज्यादा खाने पीने का भी शौक हो सकता है। वाणी जो हवा के साथ चलते हैं, ज्वलना मतलब जलते रहने वाला, ग्लो करने वाला, धूमकेतु जिसको कि स्मोक द्वारा क्राउन किया गया हो, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। एक स्टोरी के अनुसार अग्निदेव को सप्तऋषि की पत्नियां पसंद थी। तो वो 7 ऋषि थे, उनकी 7 पत्नियां थी। उनकी वाइफ को तो उनमें इंटरेस्ट नहीं था, परंतु उनमें से 6 ने उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया था और एक ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो जब उन ऋषियों को पता चला कि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, तो उन सब ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। पर अरुंधति जो कि ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी, वो उनके प्रति बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई। इस वजह से वो बस अपने पति के साथ रही। इसलिए मैरिज सेरेमनीज में लोग आसमान में 2 तारे जो कि अरुंधति और वशिष्ठ इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें दिखाया जाता है और कहा जाता है कि जिस तरीके से अरुंधति ने ऋषि वशिष्ठ को नहीं छोड़ा था, उसी प्रकार से ये दोनों भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। इसके अलावा बाकी 6 तारे अपना एक अलग समूह बनाते हैं जो कि कृतिका नक्षत्र या कृतिका कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। एक और स्टोरी है जिसमें कि तारकासुर, उसने वरदान मांगा था कि उन्हें सिर्फ महादेव और माता पार्वती के पुत्र ही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता था कि महादेव अब कभी भी संतान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अब किसी भी चीज की इच्छा नहीं रह गई है। इसी वजह से अमर होने के लिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। पर माता पार्वती आ गई और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। पर कार्तिकेय का लालन पालन महादेव और माता पार्वती ने नहीं किया था, कार्तिकेय का पालन कृतिकाज ने किया था। इसीलिए इस नक्षत्र में एक फोस्टर मदर भी दिखलाया जा सकता है, और ये भी दिखाया जा सकता है कि आप बचपन में अपने पेरेंट्स के पास ना रहे हों। और क्योंकि कार्तिकेय अपने 6 माताओं को देखना चाहते थे एक साथ, इसलिए उन्होंने अपने 6 चेहरे से अपनी 6 माताओं को देखा था। इसलिए ये लोग काफी बुद्धिमान कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास 6 ब्रेन्स हैं एक साथ। तो कृतिका नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लाइफ में भी कोई पर्पस हो सकता है। ये लोग एक वॉरियर नेचर के होते हैं और बचपन से ही जूडो, कराटे, फाइटिंग क्लासेस में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर इनके नक्षत्र पर कोई बुरी दृष्टि ना हो तो इनकी एपेटाइट बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत अधिक खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। कृतिका नक्षत्र प्यूरिफिकेशन को भी दिखलाता है, तो किसी भी चीज को जला के प्यूरिफाई करना वो भी इसी के अंदर आता है। इसमें जो बर्ड दिखाया गया है वो पीकक है, जो कि कार्तिकेय जी का वाहन भी था। जिस पेड़ को रिप्रेजेंट किया गया है वो एक क्लस्टर फिग ट्री। तो फिग ट्री जो होता है वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मून कृतिका नक्षत्र में एग्जॉल्ट कर जाते हैं 3 डिग्री पे। इसमें जो एनिमल सिंबल दिखाया गया है वो एक फीमेल गोट को दिखाया गया है, क्योंकि गोट भी नरिशमेंट के लिए काम आता है। उसमें से दूध निकलता है जिससे कि चीज, दही ये सब बनता है। इनके लिए आइडियल करियर ऑप्शन है वॉरियर, सेफ, किसी भी तरीके का फूड इंडस्ट्री या आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना, या फिर आर्मी, मिलिट्री, उसमें भी हेड ये बन सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय खुद सेना के सेनापति थे। और ये लोग काफी प्योर भी हो सकते हैं, क्योंकि अग्नि बहुत ही प्योर होती है। अगर आपके कृतिका नक्षत्र पे किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव है तो अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखें। घर में डेली अग्नि आरती करें, इससे आपका होम क्लींज होगा। और आपके मन में कोई चीज आपको बहुत बॉदर कर रही है तो आप उसको किसी पेपर में लिख करके आग में डालेंगे तो आपको उससे पूरी तरीके से छुटकारा मिल सकता है। स्पेशली अगर आप कृतिका नक्षत्र के हैं तो
क्योंकि इनका साइन एक नाइफ है, इसलिए ये लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, काफी आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं। और इनके डेटी खुद गॉड ऑफ वॉर हैं। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा एग्जॉल्ट करते हैं, इसका मतलब है आपको लेडीज से हिडन ब्लेसिंग्स मिली है। और साथ ही आपको माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में ये दिखाया गया था कि अग्निदेव को सप्तऋषि की वाइब्स अच्छी लग गई थी, तो इसका मतलब है आपको भी ऐसा कोई पर्सन पसंद आ सकता है जो ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, तो आपको उससे बच के रहना है। काफी गुस्सैल आपका स्वभाव है, इसीलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, पेशेंस अपने अंदर लाना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन भी। आपका एक नर्चरिंग नेचर है और दूसरों को केयर करने का भी, तो वो आपको सबके सामने लाना चाहिए, ना कि गुस्सा करने का। और क्योंकि आप फायर से संबंधित हैं, तो आप फायर फाइटर भी बन सकते हैं। जैसे कन्यादान रिचुअल, ये भी अग्नि से संबंधित होता है, तो ये भी कृतिका नक्षत्र के अंदर आता है। जो लोग बहुत लोगों का कन्यादान करते हैं, सामूहिक कन्यादान, इस तरीके से भी कुछ लोग करते हैं, तो उनका भी कृतिका नक्षत्र प्रोमिनेंट हो सकता है चार्ट में। और कई बार आपको उसी समय में कन्यादान करने का मौका मिले जब आपका कृतिका नक्षत्र एक्टिव हो। और लॉर्ड कार्तिकेय काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए आप भी काफी ज्यादा खूबसूरत होंगे अगर कृतिका नक्षत्र आपके लग्न में आ रहा है। कृतिका का संबंध कीर्ति से है, इसलिए आपको फेम मिल सकता है। जैसे कि कार्तिकेय जी के पास एक पीकक है, तो आप लोग भी अपने पास एक मोर का पंख रख सकते हैं। और साथ ही इनका संबंध सांप से भी हो सकता है, क्योंकि मोर सांप का शिकार भी करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है, जैसे कभी आपने किसी सांप को मारा हो या फिर सांप को पकड़ लिया हो, या पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि आपके कोई स्नेक डेटी हो। और जैसे कृतिका कट को रिप्रेजेंट करता है, तो कृतिका नक्षत्र जब एक्टिव होगा तब आपके लाइफ से कोई कट हो सकता है। इसीलिए हमने कहा था कि कन्यादान भी कृतिका नक्षत्र के समय हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपकी बेटी आपकी लाइफ से दूर जा सकती है। अगर फिफ्थ लॉर्ड आपके कृतिका नक्षत्र में आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई संतान अडॉप्ट करें, क्योंकि कार्तिकेय जी को भी कृतिकाज ने अडॉप्ट किया था। ये लोग काफी रॉयल पर्सनालिटी के भी हो सकते हैं, और ये लोग कभी इनजस्टिस को नहीं सहेंगे। किसी प्रकार की सर्जरी या बॉडी पे कट लगना, ये सभी कृतिका नक्षत्र के समय में हो सकता है। साथ में घर में किसी प्रकार का हवन यज्ञ, सभी कृतिका नक्षत्र से रिलेटेड है। इनके अंदर काफी करेज और पेशेंस होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का। अगर आपका कृतिका नक्षत्र खराब है, तो वही पहले तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन को साफ करना है, घर में दिया जलाना है, हवन करने हैं, यज्ञ करने हैं। कार्तिकेय जी ने 2 शादियां की थी, तो इसका ये मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि शादी से पहले आपका कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप रहा हो, फिर वो टूट जाए, उसके बाद शादी हो। या फिर 2 शादी को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका शादी हो, बाद में डाइवोर्स हो जाए, फिर कोई दूसरी शादी हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन बन सकता है। जिन लोगों की भी डेटी सांप होते हैं, उनसे इनको नहीं बनती है, क्योंकि इनके पास मोर है, उनके पास सांप रहता है, तो वैसे लोगों से इन्हें दिक्कत आ सकता है। ये लोग बहुत अधिक इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और अगर इन्हें और बुद्धि चाहिए तो इन्हें महादेव की पूजा करनी चाहिए। और अगर इन्हें अपने डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंट्रोल में रखना है, तब माता पार्वती की पूजा करनी है। बचपन में तो इन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा ही था, लेकिन बाद में जाकर के भी जब इन्हें ऐसा लगा कि गणेश जी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तब भी ये अपना घर छोड़ के चले गए थे साउथ की तरफ। तो ऐसा हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में आपको जॉब के कारण या हायर स्टडीज के कारण घर से दूर जाना पड़े, और फिर आप वहीं पे सेटल हो जाए, क्योंकि ये भी बाद में साउथ में ही सेटल हो गए थे। इसीलिए साउथ में कार्तिकेय जी का अधिक पूजा किया जाता है। इस नक्षत्र को लोटस के साथ भी जोड़ा जाता है, इसीलिए आप अपने घर में 5-6 लोटस को रख सकते हैं। इससे आपके घर में कृतिका नक्षत्र की पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अग्निदेव के 3 पैर थे, इसलिए ये लोग काफी तेज दौड़ भी सकते हैं। और क्योंकि इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है एरिस राशि से टॉरस राशि की तरफ, तो पहले इनके अंदर बहुत गुस्सा आएगा, बाद में ये काफी शांत और लविंग नेचर के भी हो सकते हैं, क्योंकि एरिस में गुस्सा है और टॉरस में प्यार है। मतलब ये लोग अंदर से तो काफी लाइट हार्टेड होते हैं। इनको अगर आप प्यार से मनाएंगे तो बहुत जल्दी मान जाएंगे। ओवरऑल कृतिका नक्षत्र एक बहुत ही फायर नक्षत्र है, जो कि हर चीज मुंह पे बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, और इनके अंदर बहुत अच्छे कुकिंग स्किल्स होते हैं, लोगों की केयर करने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये अपने नेगेटिव साइड को कंट्रोल कर ले, जो कि एंगर, ईगो, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, तो ये लोग बहुत ही परफेक्ट है। धन्यवाद। आज हम लोग कृतिका नक्षत्र के पदा 1 की चर्चा करेंगे, जो कि एरिस राशि के अंदर ही आता है। तो अगर आपके D1 में नंबर 1 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और D9 के फर्स्ट हाउस में नंबर 9 लिखा हुआ है, तो आप कृतिका नक्षत्र के
पदा वन में आते हैं, जो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री एरिस राशि में आता है। तो जैसे कि सैगिटेरियस राशि धर्म का है, तो ये लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं, इनके मोरल वैल्यूज काफी हाई हो सकते हैं और साथ ही ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इनका 9th हाउस इनके फर्स्ट हाउस में चला जाता है, D9 में। तो इनके लाइफ का मेन थीम ही 9th हाउस के आसपास घूमता है, जो कि फादर का होता है, ज्ञान का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, एजुकेशन का, ये सबसे रिलेटेड रहता है। यहाँ पे आपका सोल पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाता है आग के द्वारा। ये लोग बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, जो कि हर वक्त सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सोसाइटी सही डायरेक्शन में चले। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ये लोग सबसे पहले आपको पिन पॉइंट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल एक गुरु की तरह। ये लोग बहुत ही अच्छे लॉयर, जज, सोशल वर्कर, पुलिस ऑफिसर, आर्मी जनरल, ये सब बन सकते हैं। इसके अलावा ये लोग अनप्रिविलेज की मदद करना चाहते हैं और दूसरों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब हम अगर इनके पिछले जन्म के कुछ कर्मों को देखेंगे जिसको बदलने से इनकी लाइफ सुधर सकती है, तो इसके लिए हमें कर्म विपाक संहिता से एक स्टोरी सुनना पड़ेगा, जो कि महादेव ने माता पार्वती को बतलाई थी। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि अयोध्यापुरी से सानकोन में एक नगर था, वहाँ एक क्षत्रिय निवास करता था। उसका नाम अहिवर्मा था और उसकी एक सुंदर सी पत्नी थी। वह धन धान्य से युक्त था और काफी खूबसूरत भी था। वह नित्य शिकार को जाता था और उसी मांस से अपने शरीर का पोषण करता था। एक दिन उसने एक प्रेग्नेंट हिरन को मार डाला। वृद्धावस्था तक उसका नेचर वैसा ही रहा और जब वह मरा तब उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। अपनी पत्नी के पुण्य के प्रभाव से ये दोनों ही सत्य लोक चले गए। फिर जब इनका सारा पुण्य समाप्त हुआ, तब वह अपनी पत्नी के साथ पुनः मनुष्य रूप में जन्मा और बहुत ही उच्च कुल में पैदा हुआ। परंतु पिछले जन्म में जो उसने पाप किया था एक प्रेग्नेंट हिरन को मारने का, इस वजह से उसके कोई भी संतान जीवित नहीं बचते थे। तो अगर हम इस स्टोरी को समझें तो ये व्यक्ति एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। इसके पास सब कुछ था अपने भाग्य के कारण, क्योंकि सैगिटेरियस राशि आपके भाग्य को दिखलाती है और साथ ही सैगिटेरियस राशि आपके पिता को भी दिखलाती है। इसलिए इसे सब कुछ अपने पिता के कारण और अपने भाग्य के कारण मिल गया था, बिना अधिक मेहनत किए। इस स्टोरी में इसने एक प्रेग्नेंट हिरन को मारा, मतलब ये पिछले जन्मों में बिल्कुल मेहनत नहीं करता था, क्योंकि उसने एक ऐसे प्राणी का शिकार किया था जो कि ज्यादा फास्ट दौड़ भी नहीं सकती थी अपने प्रेगनेंसी के कारण। इसका मतलब है इसने कभी भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया था और दूसरे के पेन को समझता भी नहीं था। ये ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करता था जो कि उससे कमजोर थे और साथ ही यह सदैव ही मीट का भक्षण करता था, अर्थात इसने अपने सेकेंड हाउस को खराब कर रखा था। इसीलिए इस जन्म में उसको सेकेंड हाउस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस स्टोरी में यह भी बताया गया कि उस प्रेग्नेंट हिरन को मारने की वजह से इसे संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था, मतलब पिछले जन्म के कर्म के कारण इसके 5th हाउस भी खराब होने वाले हैं। इस जन्म में जिसके पास भी कृतिका का फर्स्ट पदा है, वो देख सकते हैं कि इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। उन्हें कोशिश करनी है कि दोबारा ये गलतियां वो रिपीट ना करें, जैसे कि बिना मेहनत के सिर्फ अपने पिता के पैसों पे जीना या बनी बनाई संपत्ति पे रहना। इन्हें अपने लाइफ में स्ट्रगल करना, मेहनत करना, ये सब जरूरी है। और अपने से कमजोर लोग को एक्सप्लॉइट ही ना करें, इसका भी इन्हें ध्यान देना होगा। अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा कि ये ज्यादा मांस मदिरा इस सब का सेवन ना करें, इनका खाना शुद्ध हो। और सेकेंड हाउस में खाने के अलावा बोली भी आती है, इन्हें अपनी बोली अच्छी रखनी होगी। अब महादेव ने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए रेमेडी भी दिया है। महादेव ने बतलाया है कि गायत्री मंत्र का और जातवेद से, जो कि दुर्गा सुक्तम का एक पार्ट है, इसका रोज सुबह शाम 108 बार मंत्र जाप करना है। फिर महादेव ने दशांश हवन और ब्राह्मणों को भोजन करवाने कहा है। इसका अर्थ है कि इन्हें दान दक्षिणा करना है, लोगों को खाना बांटना है। फिर महादेव ने बतलाया है कि स्वर्ण की मृगी बना करके उसका पूजा पाठ करना है और वेद जानने वाले ब्राह्मण को गो दान देना है। तो इसका अर्थ है कि पहले तो इन्हें मृगों की रक्षा करनी है या फिर जीव जंतुओं की सेवा करनी है और पूजा पाठ करना है। साथ ही महादेव ने गाय दान करने की बात की है। तो इसके लिए आप चाहे तो गौशाला में सेवा कर सकते हैं और साथ ही किसी को पढ़ा करके जॉब करने के लायक बना सकते हैं, ताकि वो अपने परिवार का ख्याल रख सके। इसके अलावा हरिवंश कथा और दुर्गा पाठ का श्रवण करना है। साथ ही शिव जी की पूजा भी करनी है या ब्राह्मणों के द्वारा करवाना है। ये सब करने से इसे जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी।
तथा रोग से मुक्ति मिलेगी और सभी कामों में सफलता मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।